मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। एक पान लगा, कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूँ। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगाओ, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिली थी ना फौजी, तब से इस पैंट दे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा तुझे। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता। बता दो। माइकल, जरा देख तो। इसलिए नहीं आया क्योंकि कभी कुछ था। जो मैंने किया उसके लिए मुझे पैसे मिले। से डांट लगाई थी शम्मी कपूर ने शूटिंग के दौरान। कैसे हुई दिलीप कुमार की शादी कम उम्र की सायरा से। विधाता 2 के लिए क्या प्लान है मेकर्स के। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म विधाता की, जिसमें 2 दिग्गज कलाकारों ने साथ काम किया, जो थे शम्मी कपूर और दिलीप कुमार। लेकिन इन दोनों ही एक ऐसी सुंदर बला से जुड़े हैं जो उनके जमाने की एक बेहतरीन कलाकार थी। हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जिन पर उस दौर के लाखों नौजवान फिदा थे। अपने दौर में सायरा बानो बॉलीवुड की तीसरी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थी। दिलीप कुमार संग सायरा बानो की शादी ने बेशक कई नौजवानों के दिल तोड़ दिए थे, लेकिन इस जोड़े की मोहब्बत आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बनी थी। हालांकि इस बात से बेहद कम लोग वाकिफ होंगे कि दिलीप कुमार सायरा बानो का पहला प्यार नहीं थे। सायरा बानो एक दूसरे बॉलीवुड एक्टर पर फिदा थी और उनसे शादी करना चाहती थी। हालांकि सायरा की माँ नहीं चाहती थी कि सायरा ऐसा कोई भी कदम उठाए, लेकिन सायरा उस बॉलीवुड एक्टर पर इतनी फिदा थी कि अपनी माँ के भी वो खिलाफ हो गई। सायरा का जन्म 23 अगस्त 1944 को हिमाचल प्रदेश के मसूरी में एक अमीर मुस्लिम परिवार में हुआ। इनका ज्यादातर बचपन लंदन में ही बीता। इनकी माँ नसीम बानो भी एक एक्ट्रेस थी और वो भी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। इनकी माँ को भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है। 1930 और 1940 के दशक में नसीम बानो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार होती थी। साल 1960 में सायरा बानो वापस भारत लौट आई। इन्होंने फिल्मों में ऑडिशन लेना शुरू कर दिया। फिल्म हम हिंदुस्तानी के लिए इन्होंने ऑडिशन दिया, लेकिन चूंकि उस वक्त ये काफी छोटी थी तो इन्हें लीड एक्ट्रेस की जगह साइड एक्ट्रेस का किरदार ऑफर किया गया। लेकिन सायरा इससे खुश नहीं थी और उन्होंने ये रोल करने से इनकार कर दिया। सायरा ने साफ कह दिया था कि वो अगर फिल्मों में काम करेंगी तो मेन हीरोइन के तौर पर ही करेंगी। फिर साल 1961 में सायरा बानो को शम्मी कपूर की हीरोइन बनने का मौका मिला फिल्म जंगली में। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि आज तक इस फिल्म की चर्चा होती है। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूँ है कि शम्मी कपूर उन दिनों एक बड़े स्टार थे। नई नवेली सायरा को जंगली फिल्म के गाने की शूटिंग के दौरान काफी परेशानी आ रही थी। इससे शम्मी कपूर काफी चिढ़ गए और उन्होंने सायरा को कहा कि काम करना हो तो ढंग से करो, नहीं तो अपने घर बैठो। शम्मी कपूर की इस बात ने सायरा बानो पर काफी असर किया और उसके बाद सायरा ने खुद को तैयार किया और फिर पूरी फिल्म में बेहद शानदार काम किया। इस फिल्म के लिए सायरा बानो को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला। सायरा बानो दिलीप कुमार को काफी पसंद करती थी। वो उनके साथ किसी फिल्म में काम करना चाहती थी, लेकिन चूंकि दिलीप कुमार उम्र में सायरा बानो से काफी बड़े थे तो उन्हें लगता था कि सायरा बानो उनके सामने काफी बच्ची है और सायरा के साथ उनकी जोड़ी जमेगी नहीं। फिल्म राम और शाम के लिए सायरा बानो ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन दिलीप कुमार ने सायरा बानो का नाम हटवा दिया और मुमताज को अपनी हीरोइन चुन
चलूं। सायरा बानो इससे काफी नाराज भी हुई। एक दिन सायरा ने दिलीप कुमार को अपनी बात बता दी और कहा कि वो उनसे मोहब्बत करती है और शादी करना चाहती है, पर चूँकि दिलीप कुमार उस वक्त तक 2 दफा मोहब्बत में नाकाम हो चुके थे, तो उन्होंने सायरा बानो में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि दिलीप साहब को एहसास हो चुका था कि सायरा उनसे बेहद प्यार करती है। आखिरकार एक दिन सायरा बानो की मोहब्बत ने दिलीप कुमार को झुकने पर मजबूर कर ही दिया और फिर साल 1966 में इस जोड़ी ने शादी कर ली। शादी के बाद सायरा बानो की दिलीप कुमार की हीरोइन बनने की तमन्ना पूरी हुई और बैराग, सकीना और गोपी जैसी फिल्मों में ये दिलीप कुमार की हीरोइन भी बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी कहानी क्यों सुना दी, वो भी जब तब सायरा तो फिल्म विधाता में थी ही नहीं। तो आपको बता दे, जैसे कि फिल्म विधाता इमोशन पर बेस्ड थी, वैसे ही अब विधाता 2 भी प्यार के इमोशन पर बेस्ड होगी, जिसमें एक छोटी उम्र की लड़की और बड़े उम्र के लड़के के बीच फिल्माई जाएगी। अब सायरा बानो और दिलीप कुमार से बढ़कर कौन हो सकता है इसकी मिसाल के लिए, और ये जोड़ी एक बार फिर साथ में स्क्रीन पर नजर आने वाली है, लेकिन एक्टिंग करने के लिए नहीं बल्कि फिल्म ट्रिब्यूट के लिए। जी हाँ, इनकी रियल लाइफ के कुछ चटपटे किस्सों को विधाता 2 फिल्म से पहले स्क्रीनिंग के तौर पर दिखाया जाएगा। ये ट्रिब्यूट की खबर सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जहां हम लोग वक्त के साथ इतना आगे बढ़ गए हैं, वहीं जो पुरानी फिल्में थी वो हमारे दिलों में आज भी अपनी वही जगह कायम कर कर बैठी हैं। तो क्या आने वाले टाइम में पुरानी फिल्में वापस आने वाली हैं और क्या नया होने वाला है इन पुरानी फिल्मों में, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुरानी फिल्म की वापसी की जिसकी खबर आप सभी को हिला देगी। जी हाँ दोस्तों, अब जहां बॉलीवुड में सीक्वल ट्रेंड शुरू हो चुका है, वहीं बहुत से मेकर्स इसके लिए रेडी हो चुके हैं। वो सब तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध चुके हैं। बहुत से डायरेक्टर्स जहां नई फिल्मों के सीक्वल के साथ आने वाले हैं, वहीं कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो पुरानी बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों को वापस लाने वाले हैं। इनमें से एक डायरेक्टर हैं सुभाष घई। अब भाई पुराने डायरेक्टर्स की बात करें और सुभाष घई का जिक्र ना हो, नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों हाँ, आने वाले साल में सुभाष घई पुरानी फिल्मों को वापस लाने के लिए और हम सभी को फ्लैशबैक में वापस भेजने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। जहां एक तरफ वो खलनायक के सीक्वल खलनायक 2 के साथ आने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ वो आने वाले हैं विधाता 2 के साथ। जी हाँ दोस्तों, 1982 की कल्ट फिल्म विधाता। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि विधाता एक ऐसी फिल्म थी जिसका नाम आज तक जिंदा है। ये ऐसी फिल्म थी जिसके चाहने वाले आज भी जिंदा है। तो इस फिल्म में ऐसा क्या खास था, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये फिल्म उस टाइम की यानी कि साल 1982 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं, इस फिल्म को उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ द ईयर भी बना दिया गया था। अब इतनी बड़ी फिल्म हो, इतने सुपरहिट डायरेक्टर हो, तो भाई उसमें कास्ट तो सुपरहिट होगी ही। अब मैं आप सभी को बता दूं कि फिल्म में हमें नजर आए थे संजय दत्त, दिलीप कुमार और पद्मिनी कोल्हापुरी की तिगड़ी। इन तीनों की तिगड़ी को लोगों ने इतना प्यार दिया, इन तीनों को इतनी इज्जत, इतना सम्मान दिया कि आज भी इन तीनों की इस एक्टिंग को जाना जाता है। आज भी लोग इस फिल्म को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। तो अब आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि विधाता 2 आने वाली है, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या खलनायक की ही तरह विधाता की कास्ट भी वापस आएगी, जहां एक तरफ खलनायक में हमें वही पुराने 3 किरदार नजर आने वाले हैं, क्या विधाता में भी यही होगा? तो दोस्तों वैसे अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये चीज मुझे पॉसिबल नहीं लग रही, क्योंकि फिल्म में थे एक मेन किरदार जो थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार की तबीयत उनकी बढ़ती उम्र के साथ खराब होती जा रही है। वो अपनी खराब तबीयत के हाथों लाचार हो चुके हैं, तो वो फिल्मों में काम नहीं कर सकते। तो अब जहां दिलीप कुमार इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, वहीं अगर देखा जाए संजय दत्त को, तो संजय दत्त भी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो इसलिए उन्होंने भी इस फिल्म को लेकर कोई खास जवाब नहीं दिया है। तो दोस्तों अगर मेकर्स की माने तो वो इस फिल्म में एक नया एक्टर को लाना चाहते हैं, और वो नया एक्टर कोई नहीं दोस्तों, टाइगर श्रॉफ है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर ये आई है कि इस फिल्म में हमें टाइगर श्रॉफ नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बात पर कोई मोहर नहीं लगी है। और जहां बात की जाए फिल्म की रिलीज डेट की, तो वो बताई जा रही है कि साल 2022 के अंत तक इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इस फिल्म में सारे नए किरदार आएंगे, क्या मेकर्स फिल्म की एक नई कहानी लाएंगे, या फिर पुरानी कहानी को ही नए किरदारों के साथ आगे बढ़ाएंगे, और क्या फिल्म में संजय दत्त की वापसी हो सकती है,
क्या फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरी वापस नजर आ सकती है? तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा। आखिर किसे डांटा था शम्मी कपूर ने शूटिंग के दौरान? कैसे हुई दिलीप कुमार की शादी कम उम्र की सायरा से? और विधाता 2 के लिए क्या प्लान है मेकर्स का? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहाँ हम आज बात करने वाले हैं फिल्म विधाता के बारे में, जिसमें 2 दिग्गज कलाकारों ने एक साथ काम किया था, जो थे शम्मी कपूर और दिलीप कुमार। लेकिन इन दोनों ही एक ऐसे सुंदर बाला से जुड़े हैं जो उनके जमाने की एक काफी बेहतरीन कलाकार थी। हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जिन पर उस दौर के लाखों नौजवान फिदा थे। अपने दौर में सायरा बानो बॉलीवुड की तीसरी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थी। दिलीप कुमार संग सायरा बानो की शादी ने बेशक कई नौजवानों के दिलों को तोड़ा था, लेकिन इस जोड़े की मोहब्बत आगे चलकर दुनिया के लिए एक मिसाल बनी थी। हालांकि इस बात से बेहद कम लोग ही वाकिफ होंगे कि दिलीप कुमार सायरा बानो का पहला प्यार नहीं थे। सायरा बानो एक दूसरे बॉलीवुड एक्टर पर काफी हद तक फिदा थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। हालांकि सायरा की मां नहीं चाहती थी कि सायरा ऐसा कोई भी कदम उठाए, लेकिन सायरा उस बॉलीवुड एक्टर पर इतनी ज्यादा फिदा थी कि वो अपनी मां के भी खिलाफ हो गई थी। आपको बता दें कि इनका जन्म 23 अगस्त 1944 को हिमाचल प्रदेश के मसूरी के एक अमीर मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका ज्यादातर बचपन लंदन में ही बीता था। इनकी मां नसीम बानो भी एक एक्ट्रेस थी और वो भी अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर थी। इनकी मां को भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है। 1930 और 1940 के दशक में नसीम बानो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार होती थी। ईयर 1960 में सायरा बानो वापस भारत लौट आई। इन्होंने फिल्मों में ऑडिशन देना शुरू भी कर दिया। फिल्म हम हिंदुस्तानी के लिए इन्होंने ऑडिशन दिया, लेकिन क्योंकि उस वक्त ये काफी छोटी थी तो इन्हें लीड एक्ट्रेस की जगह साइड एक्ट्रेस का किरदार ऑफर किया गया। लेकिन सायरा इससे बिल्कुल खुश नहीं थी और उन्होंने ये रोल करने से इनकार कर दिया। सायरा ने साफ कह दिया कि अगर वो फिल्मों में काम करेंगी तो मेन हीरोइन के तौर पर ही करेंगी। फिर ईयर 1961 में सायरा बानो को शम्मी कपूर की हीरोइन बनने का मौका मिला फिल्म जंगली में। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि आज तक इस फिल्म का चर्चा होता है। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूं है कि शम्मी कपूर उन दिनों एक बड़े स्टार थे। नई नवेली सायरा को जंगली फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान काफी परेशानी आ रही थी। इससे शम्मी कपूर काफी चिढ़ गए और उन्होंने सायरा को कह दिया कि काम करना हो तो ढंग से करो, नहीं तो अपने घर बैठो। शम्मी कपूर की इस बात ने सायरा बानो पर काफी असर किया और उसके बाद सायरा ने खुद को तैयार किया और फिर पूरी फिल्म में बेहद शानदार काम भी किया। इस फिल्म के लिए सायरा बानो को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला। सायरा बानो दिलीप कुमार को काफी पसंद करती थी। वो उनके साथ किसी फिल्म में काम भी करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि दिलीप कुमार उम्र में सायरा बानो से काफी बड़े थे तो उन्हें लगता था कि सायरा बानो उनके सामने काफी बच्ची है और उनके साथ उनकी जोड़ी बिल्कुल नहीं जमेगी। फिल्म राम और शाम के लिए सायरा बानो ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन दिलीप कुमार ने सायरा बानो का नाम हटवा दिया और मुमताज को अपनी हीरोइन चुना। सायरा बानो इससे काफी नाराज भी हुई थी। फिर एक दिन सायरा ने दिलीप कुमार को अपने दिल की पूरी बात सुना डाली और कहा कि वो उनसे काफी मोहब्बत करती है और शादी भी करना चाहती है। पर क्योंकि दिलीप कुमार उस वक्त तक 2 दफा मोहब्बत में नाकामयाब हो चुके थे तो उन्होंने सायरा बानो में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि दिलीप साहब को एहसास हो चुका था कि सायरा उनसे बेहद प्यार करती है। आखिरकार एक दिन सायरा बानो की मोहब्बत ने दिलीप कुमार को झुकने पर मजबूर कर ही दिया और फिर ईयर 1966 में इस जोड़ी ने शादी भी कर ली। और तो और शादी के बाद सायरा बानो की दिलीप कुमार की हीरोइन बनने की तमन्ना भी पूरी हुई और बैराग, सगीना और गोपी जैसी फिल्मों में ये दिलीप कुमार की हीरोइन भी बनी।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी कहानी आखिर क्यों सुना दी, वो भी तब जब सायरा तो फिल्म विधाता में थी ही नहीं। तो आपको बता दें कि जैसे कि फिल्म विधाता इमोशन पर बेस्ड थी, वैसे ही अब विधाता 2 भी प्यार के इमोशन पर बेस्ड होने वाली है, जो कि एक छोटी उम्र की लड़की और बड़े उम्र के लड़के के बीच फिल्माई जाएगी। अब सायरा बानो और दिलीप कुमार से बढ़कर कौन ही हो सकता है इसकी मिसाल के लिए। और ये जोड़ी एक बार फिर से एक साथ स्क्रीन पर नजर आने वाली है, लेकिन एक्टिंग करने के लिए नहीं बल्कि फिल्म ट्रिब्यूट के लिए। जी हाँ, इनकी रियल लाइफ के कुछ चटपटे किस्सों को विधाता 2 फिल्म से पहले स्क्रीनिंग के तौर पर दिखाया जाएगा। तो चलिए अब आप हमें फटाफट से कमेंट करके बताइए कि ये ट्रिब्यूट की खबर सुन के आपको आखिर कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राज स्टूडियो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। एक पान लगा, कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता। What the hell is wrong with you? खूनी को बचाने के लिए तो मेरे साथ सोने। मिस्टर इंडिया के कौन से काम बनाए विधाता ने? 7 सहेलियां ने कौन से विवाद खड़े किए? क्या विधाता 2 में देंगे आतिफ असलम अपनी आवाज? आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टर की फिल्म विधाता की, लेकिन इसका नाम विधाता था ही नहीं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत किस्सों ने जन्म लिया। आपको बता दें कि जब सुभाष घई अपनी मल्टी स्टारर फिल्म विधाता की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त अभिनेता अनिल कपूर की एक आदत थी कि वो अक्सर इस फिल्म के सेट पर सुभाष से मिलने चले आया करते थे। वो हमेशा सुभाष से सिर्फ एक ही बात कहते थे कि अगर किसी फिल्म की कास्टिंग हो तो उस समय उन्हें भी ध्यान में रखें। इसलिए अनिल सुभाष घई के ध्यान में बस गए थे। सुपरहिट फिल्म हीरो के बाद जब सुभाष घई ने 1985 में अनिल कपूर को लेकर फिल्म मेरी जंग बनाई तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उनसे पूछा गया कि उन्होंने फिल्म में जैकी श्रॉफ को क्यों नहीं लिया, तो इसका कारण सुभाष ने बताया कि ये किरदार अनिल के ही लायक था। आपको बता दें कि सुभाष घई कई बार दोहराए गए फॉर्मूलों को भी नए अंदाज में पेश करने में माहिर है। फिल्म विधाता में आनंद बख्शी के गानों और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुनों से वो अपनी फिल्म की ऐसी सुरीली सजावट करते नजर आए थे। साथ ही अगर फिल्म को कारोबारी फायदा होता हो तो वो कभी कभी छोटे मोटे विवाद खड़े होने का खतरा भी झेल लेते थे। पहले उनकी विधाता के गाने 7 सहेलियां खड़ी खड़ी और बाद में खलनायक के चोली के पीछे क्या है को लेकर काफी हो हल्ला हुआ था, जिसको सुलझाने खुद बाल ठाकरे को आना पड़ा था। तो अब आपको बता दें कि कई साल बाद सुभाष घई फिर से सक्रिय होकर अपनी कालीचरण के रीमेक और खलनायक और विधाता के सीक्वल की तैयारियां कर रहे हैं। यानी कालीचरण की कहानी नए कलाकारों के साथ सुनाई जाएगी, जबकि खलनायक और विधाता रिटर्न्स का किस्सा पहले की फिल्म के आगे से शुरू होगा। दोनों फिल्मों के लिए घई को कलाकार तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के विकल्प खोजना कड़ी चुनौती है। घई की हीरो, कर्ज, कर्मा, राम लखन, सौदागर और खलनायक और विधाता की कामयाबी में इस तिकड़ी का बड़ा योगदान रहा था। तो अब देखना यह है कि विधाता के सीक्वल के लिए कौन सी संगीतकार की जोड़ी को फाइनल किया जाता है। तो क्या आप विधाता और खलनायक के सीक्वल देखने को तैयार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आखिर क्या कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा फिल्म विधाता 2 में? पैसों का अमीर होना कितना आसान है दिल के अमीर होने से? तो दोस्तों आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राज स्टूडियोज। मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म विधाता के सीक्वल विधाता 2 के बारे में। सालों पहले आई सुभाष घई की फिल्म विधाता में दिलीप कुमार और शम्मी कपूर दिखाए गए हैं ट्रेन के ड्राइवर्स। वहीं दोनों होते हैं बहुत अच्छे दोस्त भी। उसके बाद दिलीप कुमार अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और बहुत अरसे तक ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते, लेकिन कुछ टाइम बाद ये दोनों मिलते हैं और दिलीप कुमार उन्हें अपनी बड़ी हवेली में ले जाते हैं। वहां पर जाकर शम्मी कपूर दिलीप कुमार से पूछते हैं, अरे लाला तो इतना अमीर कैसे हो गया? शम्मी कपूर एक बार ये सवाल फिर पूछते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता।
उसके कुछ समय बाद जब वो बाजार से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि लोगों की बहुत सारी भीड़ एक जगह इकट्ठा है और उन दुकानों में जो सेल्समैन बैठे हैं उन्हें तो सांस लेने का मौका भी नहीं मिल रहा। आश्चर्य होता है कि इस गरीब देश में इतने सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं। अब दोस्तों देखने की बात यह है कि ये इतनी बड़ी बड़ी दुकानें तो जरूर होती हैं, इतनी सारी चीजें बहुत होती हैं, बहुत से अमीर लोग हैं, लेकिन आज भी गरीब जो है वो तड़प रहा है, उसकी मदद करने इनमें से कोई आगे नहीं आता। अब दोस्तों फिल्म के अलावा अगर आप रियल लाइफ में देखें तो भारत में बहुत ज्यादा बीमारियां चल रही हैं। इन बीमारियों के चलते बहुत से लोग हैं जो अपनी जान गंवा रहे हैं, उनके प्यारे, उनके चाहने वाले अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या हो रहा है, सिर्फ लोग मरते चले जा रहे हैं और कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में आए दिन यानी कि हर आने वाले दिन के साथ एक न एक पेशेंट की गिनती बढ़ती चली जा रही है, वहीं रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होने का सबसे बड़ा रीज़न है खाने में मिलावट। जी हाँ, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूध हो या फिर और खाने की चीज़ें, हर चीज़ में कहीं ना कहीं मिलावट ज़रूर हुई है। कोई ना कोई केमिकल फर्टिलाइजर उस चीज़ को ज़्यादा एनरिच करने के लिए डाला जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देता है। अब दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई पिछली मूवी में तो शम्मी कपूर को अपनी बात का जवाब नहीं मिला, लेकिन विधाता 2 में उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जी हाँ, जहां फिल्म विधाता 1 यानी कि ओरिजिनल फिल्म विधाता भावनाओं पर यानी कि फीलिंग्स पर बेस्ड थी, वहीं आने वाली फिल्म विधाता 2 भी भावनाओं पर बेस्ड होने वाली है। लेकिन इस फिल्म में हमें भावनाएं दिखाई जाएंगी अपने पूरे देश की, अपने देश की उस गरीब इंसान की जिसकी कोई नहीं सुन पाता। इस फिल्म में मुश्किलों की और अर्थव्यवस्था की भावना दिखाई जाएगी। इस फिल्म में सोसाइटी की वो चीजें दिखाई जाएंगी जिनको शायद हम नहीं समझ पाते, जिनको शायद हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इन सारी चीजों को बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर यानी कि अमिताभ बच्चन दिखाने वाले हैं। तो अब देखना ये होगा कि फिल्म में अमिताभ बच्चन हमें एक अमीर आदमी के कैरेक्टर में दिखने वाले हैं या फिर एक गरीब आदमी के। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आखिर कैसी है फिल्म विधाता के हीरो दिलीप कुमार की तबीयत का हाल, यूसुफ खान से क्यों बने दिलीप कुमार, विधाता 2 में क्या बनने वाली एक बार फिर है दिल है मुश्किल वाली जोड़ी। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। और अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म विधाता के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है। इस फोटो में सफेद चादर लपेटे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये 2013 की तस्वीर है। तस्वीर को शेयर कर दिलीप कुमार ने लिखा, मदीना से मक्का, उम्राद 2013 21 #मक्का। दिलीप कुमार की इस फोटो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। तमाम तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। यूजर्स ने दिलीप कुमार से उनकी सेहत का हाल भी पूछा है। साथ ही दोस्तों दिलीप कुमार 98 साल के हैं और बढ़ती उम्र से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हैं। पत्नी सायरा बानो उनका ख्याल रखती हैं। दोस्तों बता दें कि मई 2021 के शुरुआती दिनों में उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वो रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए थे। बता दें दोस्तों कि 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते हुए उन्होंने अपने 2 भाइयों को खो दिया था। दोस्तों दिलीप कुमार की बात करें तो उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था। उनका पहला नाम यूसुफ खान था। फिल्मों के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रख लिया। दोस्तों फिल्म ज्वार भाटा की प्रोड्यूसर देविका रानी ने उन्हें ये नाम दिया था। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है, जिसमें मुगले आजम, देवदास, सौदागर, कर्मा, नया दौर, दुनिया, अंदाज, फुटपाथ, आदमी, गोपी, अमर, विधाता, मेला जैसी फिल्में शामिल हैं। पर्सनल लाइफ में दिलीप और सायरा की बात करें तो दोनों हर पल साथ रहते हैं। सायरा दिलीप कुमार का पूरा ख्याल रखती हैं। 1966 में दोनों ने किसी को बिना बताए शादी कर ली थी। अब बात इनकी फिल्म विधाता की करें तो आपको बता दें कि इस फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स में संजय दत्त और शम्मी कपूर भी शामिल थे। इनमें से संजय दत्त ड्रग्स के इतने आदी थे कि सुभाष घई को विधाता मूवी बनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों उसके बाद सुभाष घई ने संजय दत्त के साथ 10 वर्षों तक कोई फिल्म नहीं की थी। 10 वर्षों बाद दोनों एक साथ फिल्म खलनायक में नजर आए थे।
साथ ही विधाता फिल्म की अधिकतर शूटिंग ताज नगरी आगरा में हुई थी। दिलीप कुमार का जो सुंदर सा घर दिखाया गया है वो आगरा की मुगल शेरेटन होटल का है। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए संजय दत्त वाले रोल के लिए पहले अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने ये करने से मना कर दिया। दोस्तों 1982 में 2 बड़े बैनर की फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें एक थी विधाता और दूसरी स्वामी दादा। विधाता फिल्म से सुभाष घई को पहचान मिली थी। उसके बाद उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ हीरो बनाई, जो भी हिट हुई। साथ ही 1968 में संघर्ष फिल्म के बाद दिलीप कुमार और संजीव कुमार विधाता में कई साल बाद एक साथ नजर आए थे। तो दोस्तों इसी यादगार फिल्म को एक बार फिर से याद करने के लिए सुभाष घई फिर से विधाता का दूसरा पार्ट बनाने को तैयार है, जिसमें आपकी बार संजय दत्त की जगह रणवीर कपूर को कास्ट किया गया है। वैसे तो रणवीर अभी फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी बिजी हैं, लेकिन खुशी की बात ये है दोस्तों कि उन्होंने फिल्म विधाता के लिए डेट दे दी है। ब्रह्मास्त्र की शूटिंग पर काम पूरा होते ही विधाता 2 पर काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस फिल्म में रणवीर के ऑपोजिट आपको अनुष्का शर्मा कोहली नजर आने वाली हैं। जी हाँ, उनकी नन्ही वामिका के आने के बाद अनुष्का की ये पहली मूवी होगी। इससे पहले अनुष्का शर्मा रणवीर के साथ ए दिल है मुश्किल में नजर आई थी, जिसमें इनकी जोड़ी को काफी सराहा गया था। तो दोस्तों अब आप एक बार फिर इस जोड़ी को विधाता 2 में देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों से लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। हमारी आज की राइटर है मनीष। संजय दत्त के बीच में क्यों चली थी अफवाहों की खबरें? माधुरी ने किन कारणों से तोड़ा था संजय से रिश्ता? संजय का कौन है सबसे बड़ा फैन जो आने वाला है विधाता 2 लेकर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म विधाता के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे संजय दत्त की लाइफ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में। आपको बता दें कि 29 जुलाई 1959 को जन्मे संजय दत्त की पहली फिल्म थी रॉकी, जो कि 1981 में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज होने के पहले ही संजय दत्त ड्रग्स लेने लगे और इस बुरी आदत की चपेट में आ गए। हालत ये थी कि एक दिन हेरोइन यानी कि ड्रग्स लेकर वो सो गए। भूख लगने पर वो उठे तो पास बैठा नौकर रोने लगा। संजय ने पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि बाबा आप 2 दिन बाद उठे हैं। ऐसी थी संजय की हालत। उसके बाद संजय अपने बाबा सुनील दत्त के पास गए और बोले बाबा मुझे बचा लो। बाद में संजय का अमेरिका में 2 साल तक इलाज चला और वो ड्रग्स के चंगुल से बाहर निकल पाए। साथ ही आपको बता दें कि संजय दत्त और रेखा के अफेयर की तगड़ी अफवाह कुछ समय में चली थी। कुछ खबरों में तो प्रकाशित भी हो गया था कि रेखा और संजय दत्त ने विवाह कर लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि अमिताभ और रेखा की जोड़ी को तोड़ने के लिए इस तरीके की बातें फैलाई गई थी, लेकिन सच्चाई क्या थी वो आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन इसके बावजूद दिखने में रफ टफ संजय दत्त के कई अभिनेत्रियों के साथ नाम जुड़े हैं। इनमें माधुरी दीक्षित को लेकर तो वो काफी गंभीर थे। पत्नी ऋचा की मौत से संजू को काफी दुख पहुंचा। उस दौरान वे माधुरी के साथ कुछ फिल्में कर रहे थे। कहा जाता है दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे और दोनों ने विवाह करने का भी फैसला कर लिया था, लेकिन टाटा के कारण संजय को जेल जाना पड़ा और माधुरी ने अपने कदम पीछे खींच लिए। इसके बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। हालांकि अफेयर की बातों को दोनों ने कभी भी नहीं स्वीकारा। इसके पहले 1986 में राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव के करियर को स्थिरता देने के लिए नाम फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने संजय दत्त को भी दिया। परिणाम उल्टा रह गया। फिल्म संजय के करियर का एक टर्निंग पॉइंट बन गई और संजय ने बॉलीवुड में अपने पैर मजबूती से जमा लिए। संजय दत्त के अभिनय से अभिनेता अमिताभ बच्चन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुमार गौरव और संजय दोनों को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया और उन्हें सोने की चेन उपहार में दी। साथ ही एक दिलचस्प किस्सा ये भी जान लीजिए कि संजय दत्त के सलमान खान बहुत बड़े फैन हैं और 90 के दशक में सलमान ने संजय दत्त वाली हेयर स्टाइल भी अपनाई थी। साजन में दोनों एक साथ नजर आए और अच्छी दोस्ती भी हो गई। संजय ने ही सलमान को जिम जाने के लिए प्रेरित किया था। बाद में बिग बॉस शो में भी दोनों एक साथ होस्ट करते हुए नजर आए और अब बेशक उन्हें साथ में नहीं देखा जाता, लेकिन आज भी वो अच्छे दोस्त हैं। शायद यही वजह है कि विधाता फिल्म के दूसरे पार्ट में सलमान खान को कास्ट किया गया है। संजय चाहते हैं कि सलमान उनके रोल को विधाता 2 में निभाएं। वैसे तो एक बार फिर संजय और सलमान को लोग एक साथ देखना चाहते हैं,
क्या अगर तुमसा नहीं देखा हिट नहीं होता तो क्या छोड़ देते शम्मी कपूर फिल्म इंडस्ट्री? क्यों कहा जाता था शम्मी जी को बॉलीवुड का एल्विस प्रेस्ले? फिल्म विधाता 2 में रेल वाला शूट कहाँ किया जाएगा रिक्रिएट? तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर शम्मी कपूर के बारे में, जो हमें 1982 में दिलीप कुमार संजय दत्त के साथ नजर आए थे। आज बेशक शम्मी कपूर भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन उनके किस्से आज भी लोगों के जहन में है। ये ऐसे किस्से हैं जो शायद आपने पहले सुने हो या शायद कभी ना सुने हो। तो चलिए दोस्तों इन किस्सों के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो और फिर से शम्मी जी की जिंदगी को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शम्मी कपूर अपना करियर न चलने के कारण काफी परेशान थे। एक परेशानी की वजह उनकी ये भी थी कि गीता बाली उस समय उनसे बड़ी कलाकार थी। एक दिन दुखी होकर शम्मी ने गीता से कहा कि अगर उनकी फिल्म तुमसा नहीं देखा नहीं चली तो वो इंडस्ट्री छोड़ देंगे। उस समय गीता ने उन्हें संभाला और कहा कि एक दिन तुम बहुत बड़े एक्टर बनोगे। पर इस बार किस्मत शम्मी के साथ थी। उनकी ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और फिर उनकी एक के बाद एक कई फिल्मों ने पर्दे पर शानदार प्रदर्शन किया। अब दोस्तों साथ ही ये तो जग जाहिर है कि शम्मी कपूर के डांस का तो हर कोई आज भी दीवाना है। पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी फिल्मों में कभी भी कोरियोग्राफर की मदद नहीं ली है। वो खुद ही अपने मन से डांस करते थे। उन्हें बॉलीवुड का एल्विस प्रेस्ले कहा जाता था। दोस्तों बता दें कि शम्मी एल्विस प्रेस्ले के बहुत बड़े प्रशंसक थे। आपको बता दें कि ये बात है साल 1982 की फिल्म विधाता की। इस फिल्म को सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। शम्मी के अलावा इस फिल्म में दिलीप कुमार भी थे। दोनों को साथ में लेकर सुभाष घई एक गाना शूट करना चाहते थे। गाना लिखा गया, तैयारी हुई, पर दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज था कि असल में चलती हुई रेल के इंजन के पास विजुअल शूट करना। गाना था हाथों की चंद लकीरों का। शम्मी और दिलीप दोनों रेल ड्राइवर बने थे। दोनों कलाकारों और फिल्म की टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन सभी ने बहुत अच्छे से रेल इंजन की भयंकर गर्मी बर्दाश्त करते हुए इस गाने को शूट किया। अब बात फिल्म विधाता की चल ही गई है तो आपको बता दें कि फिल्म विधाता का फिर से रीमेक बनने जा रहा है, जिसमें फिर से हाथों की चंद लकीरों का गाना फिर से रीमेक किया जाएगा। दोस्तों बता दें कि इस गाने को रिमिक्स करने के लिए पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम को बुलाया गया है। अब देखना ये है कि क्या इस गाने का रीमेक भी उतना ही पॉपुलर होगा जितना इसका ओरिजिनल सॉन्ग हुआ था। अब दोस्तों बात इसे फिल्माया जाने की जाए तो दोस्तों एक बार फिर इसे रेल में ही फिल्माया जाने वाला है, लेकिन बस फर्क इतना है कि ये रेल म्यूजियम में शूट किया जाएगा। इसमें दिलीप कुमार की जगह हमें अमिताभ बच्चन नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों शम्मी कपूर की जगह कौन होगा, क्या आप अंदाजा लगाना चाहोगे? चलो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए कि कौन हो सकता है शम्मी कपूर की जगह। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता दीजिए। क्या थी फिल्म विधाता की कहानी? क्यों है इस फिल्म में भावनाओं का अहम रोल? कौन सी पुरानी जोड़ी आ रही है वापस फिल्म विधाता 2 में? आज हम बात करने वाले हैं एक्शन ड्रामा फिल्म विधाता की। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। ये फिल्म रिलीज हुई थी 3 दिसंबर 1982 को। तो बात करते हैं फिल्म विधाता की स्टार कास्ट की। विधाता फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे दिलीप कुमार, संजीव कुमार, शम्मी कपूर, संजय दत्त, पद्मनी कोल्हापुरे, अमरीश पुरी, सुरेश ओबरॉय और सारिका। फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई थे। साथ ही इसमें म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आज तक की सभी वीडियो में हमने कभी भी इसकी कहानी की बात नहीं की, तो आज हम आपको इस फिल्म की कहानी बताते हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की थी जो अपने इंस्पेक्टर बेटे का कत्ल अपने ही सामने होते हुए देख लेता है। कुछ और उपाय ना कर पाने की वजह से खुद अपने बेटी के कातिलों से बदला लेने के लिए एक शक्तिशाली स्मगलर दिलीप कुमार बन जाता है और नाम, शोहरत और पैसा कमाता है। अपने पोते को पालने के लिए वह एक ईमानदार और नेक इंसान संजीव कुमार को चुनता है। वह चाहता है कि उसकी आपराधिक छवि की भनक उसके पोते यानी संजय दत्त को ना लगे। क्या दिलीप कुमार ऐसा कर पाएंगे? शम्मी कपूर, अमरीश पुरी का फिल्म में क्या रोल है? संजीव कुमार और संजय दत्त का दिलीप कुमार के जीवन में क्या रोल है? जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। बाद में जब कभी आप मूवी देखेंगे तो मूवी देखने के बाद आपको जरूर महसूस होगा कि भावनाओं का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है।
गलती चाहे कोई भी करे, उसका परिणाम परिवार के सभी सदस्यों को भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के साथ दूसरों के जीवन को भी बचाने का हर संभव प्रयास चाहिए। दूसरों के लिए मुसीबत पैदा करने वाले कभी खुद सुखी नहीं रह सकते। एक्टिंग की बात की जाए तो दिलीप साहब एक्टिंग किंग है, वही संजीव कुमार भी सदाबहार भूमिका में हमेशा छाप छोड़ देते हैं। संजय दत्त, शम्मी कपूर ने भी शानदार अभिनय से फिल्म की सफलता को आसान बना दिया। वही सुभाष घई का गजब का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखने में अति महत्वपूर्ण रहा। शम्मी कपूर और दिलीप कुमार ने इतने सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, यह पहला अवसर था जब विधाता फिल्म में दिलीप कुमार और शम्मी कपूर एक साथ नजर आए। और इस फिल्म की खास बात ये थी कि इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार के डायलॉग कादर खान ने लिखे थे। अब कादर खान जी तो नहीं है और ना ही दिलीप कुमार एक्टिंग करते हैं, तो अब की बार दिलीप कुमार की जगह फिल्म में कौन लेने वाला है? अब आप सोच रहे होंगे अब की बार क्यों कहा, तो आपको बता दें कि विधाता फिल्म का रीमेक बनने जा रहा है, जिसमें दिलीप कुमार जी की भूमिका जैकी श्रॉफ निभाएंगे। हालांकि फिल्म की कहानी को थोड़ा बहुत इधर उधर किया गया है ताकि उसमें फिर से संजय दत्त को शामिल किया जा सके। संजय और जैकी की जोड़ी को एक बार फिर स्क्रीन पर साझा किया जाएगा। आप कितने उत्साहित है फिल्म विधाता 2 में इन दोनों को साथ देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैसा रहा विधाता फेम शम्मी कपूर का सफल करियर? बीवी से पहले किस पर था शम्मी जी का क्रश? कौन लेगा विधाता 2 में शम्मी जी की जगह? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। शम्मी कपूर अपने दौर के बेहतरीन अभिनेता के साथ साथ एक अच्छे डांसर भी थे। भले ही शम्मी कपूर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके डांस का आज भी हर कोई कायल है। शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा परिवार ही फिल्मों से जुड़ा रहा है, फिर चाहे उनके पिता पृथ्वीराज कपूर हो या युवा पीढ़ी के रणबीर कपूर, करीना और करिश्मा। उनके परिवार को अक्सर कपूर खानदान के नाम से पुकारा जाता है। शम्मी कपूर भले ही दुनिया छोड़ गए हों, लेकिन उनके किस्से आज भी लोगों के जहन में हैं। ये ऐसे किस्से हैं जो शायद आपने पहले सुने हो या शायद ना भी सुने हो। तो चलिए इन किस्सों के जरिए आज फिर से शम्मी जी की जिंदगी को जानने की कोशिश करते हैं। भाई राज की नकल करते हो, सुनते ही चिढ़ जाते थे शम्मी। शम्मी कपूर जब शुरू में फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो उनकी तुलना उनके भाई राज कपूर से की जाती थी। उनसे कहा जाता था कि वो अपने भाई राज कपूर की नकल करते हैं। शम्मी को ये कतई पसंद नहीं था। ये वो समय था जब उन्हें फिल्मों में सफलता नहीं मिल पा रही थी। वहीं जब उन्हें सफलता मिली तो लोगों ने उन्हें चिढ़ाना भी छोड़ दिया। पहली नौकरी में मिलते थे 50 रुपए। शम्मी कपूर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी। एक दिन वो उदास होकर घर पहुंचे और उन्होंने अपने पिता पृथ्वीराज को कह दिया कि अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। शम्मी की इस बात पर पृथ्वीराज को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपने थिएटर में उन्हें काम पर रख लिया। हालांकि खुद का थिएटर होने का उन्हें लाभ नहीं दिया गया। अन्य कर्मचारियों की तरह ही वो भी मजदूरी करते थे। उनकी पगार थी 50 रुपए। नूतन थी चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड। अभिनेत्री नूतन और शम्मी कपूर में 3 साल की उम्र का अंतर था। दोनों तब से दोस्त थे जब नूतन 3 और शम्मी 6 साल के थे। दोनों हमेशा साथ खेलते थे और जब वो बड़े हुए तो एक दूसरे को डेट करने लगे। नूतन शम्मी कपूर की चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड थी। कहा जाता है कि शम्मी नूतन से शादी करना चाहते थे, लेकिन नूतन की मां उनके रिश्ते के लिए नहीं मानी। शुरुआत की बतौर जूनियर आर्टिस्ट। शम्मी के पिता पृथ्वीराज कपूर और भाई राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे, पर उन्हें पिता और भाई के बड़े नाम का कोई फायदा नहीं मिला, कोई सहूलियत नहीं मिली। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर जूनियर आर्टिस्ट ही की। जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर उन्हें 150 रुपए महीना सैलरी मिलती थी। लिपस्टिक से भरी थी गीता बाली की मांग। गीता बाली और शम्मी कपूर की पहली मुलाकात फिल्म कॉफी हाउस के सेट पर हुई थी। इसके बाद दोनों ने फिल्म रंगीन रातें में साथ में काम किया। शम्मी कपूर शूटिंग के दौरान गीता को पसंद करने लगे थे। उन्होंने गीता बाली से शादी के लिए पूछ लिया, पर गीता ने मना कर दिया था। इसके बाद एक दिन गीता बोली, चलो शादी करते हैं। दोनों मंदिर गए, जहां पर पंडित ने विधिवत दोनों की शादी करवाई, पर उनके पास मांग में भरने के लिए सिंदूर नहीं था। तब गीता ने अपने बैग से लिपस्टिक निकाली और शम्मी को दे दी। शम्मी ने फिर लिपस्टिक से गीता की मांग भरी।
इन्हीं किस्सों के साथ शम्मी कपूर की याद तो ताज़ा हो ही गई, बल्कि साथ ही उनकी फिल्म विधाता जो 1982 में आई थी उसकी याद भी आ गई। ये वो फिल्म है जब शम्मी अपनी पत्नी गीता को लेकर सेट पर जाया करते थे, क्योंकि गीता घर पर अकेले हो जाती थी, इसलिए शम्मी की शूटिंग देखने उनके साथ जाया करती थी। अब उन दिनों को याद कर लिया है तो ये भी बता दें कि शम्मी कपूर की विधाता का सीक्वल बन रहा है, जिसमें शम्मी कपूर, दिलीप कुमार जैसे एक्टर्स को तो मिस किया जाएगा। पर सवाल है कि फिर इसमें अब की बार कास्ट कौन होगा? तो आपको बता दें कि इसके लिए अमिताभ बच्चन का नाम सामने आया है, पर अब ये अफवाह है या हकीकत, ये तो आपको हमारी आगे वाली वीडियोस में ही पता चलेगा। तब तक के लिए इंतजार करें हमारी अगली वीडियोस का। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। किसे डांट लगाई थी शम्मी कपूर ने शूटिंग के दौरान? कैसे हुई दिलीप कुमार की शादी कम उम्र की सायरा से? विधाता 2 के लिए क्या प्लान है मेकर्स के? आज हम बात करने वाले हैं फिल्म विधाता की, जिसमें 2 दिग्गज कलाकारों ने साथ काम किया, जो थे शम्मी कपूर और दिलीप कुमार। लेकिन इन दोनों ही एक ऐसी सुंदर बला से जुड़े हैं जो उनके जमाने की एक बेहतरीन कलाकार थी। हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जिन पर उस दौर के लाखों नौजवान फिदा थे। अपने दौर में सायरा बानो बॉलीवुड की तीसरी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थी। दिलीप कुमार संग सायरा बानो की शादी ने बेशक कई नौजवानों के दिल तोड़ दिए थे, लेकिन इस जोड़े की मोहब्बत आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बनी थी। हालांकि इस बात से बेहद कम लोग वाकिफ होंगे कि दिलीप कुमार सायरा बानो का पहला प्यार नहीं थे। सायरा बानो एक दूसरे बॉलीवुड एक्टर पर फिदा थी और उनसे शादी करना चाहती थी। हालांकि सायरा की माँ नहीं चाहती थी कि सायरा ऐसा कोई भी कदम उठाए, लेकिन सायरा उस बॉलीवुड एक्टर पर इतनी फिदा थी कि अपनी माँ के भी वो खिलाफ हो गई। सायरा का जन्म 23 अगस्त 1944 को हिमाचल प्रदेश के मसूरी में एक अमीर मुस्लिम परिवार में हुआ। इनका ज्यादातर बचपन लंदन में ही बीता। इनकी माँ नसीम बानो भी एक एक्ट्रेस थी और वो भी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। इनकी माँ को भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है। 1930 और 1940 के दशक में नसीम बानो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार होती थी। साल 1960 में सायरा बानो वापस भारत लौट आई। इन्होंने फिल्मों में ऑडिशन लेना शुरू कर दिया। फिल्म हम हिंदुस्तानी के लिए इन्होंने ऑडिशन दिया, लेकिन चूंकि उस वक्त ये काफी छोटी थी तो इन्हें लीड एक्ट्रेस की जगह साइड एक्ट्रेस का किरदार ऑफर किया गया। लेकिन सायरा इससे खुश नहीं थी और उन्होंने ये रोल करने से इनकार कर दिया। सायरा ने साफ कह दिया था कि वो अगर फिल्मों में काम करेंगी तो मेन हीरोइन के तौर पर ही करेंगी। फिर साल 1961 में सायरा बानो को शम्मी कपूर की हीरोइन बनने का मौका मिला फिल्म जंगली में। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि आज तक इस फिल्म की चर्चा होती है। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूँ है कि शम्मी कपूर उन दिनों एक बड़े स्टार थे। नई नवेली सायरा को जंगली फिल्म के गाने की शूटिंग के दौरान काफी परेशानी आ रही थी। इससे शम्मी कपूर काफी चिढ़ गए और उन्होंने सायरा को कहा कि काम करना हो तो ढंग से करो, नहीं तो अपने घर बैठो। शम्मी कपूर की इस बात ने सायरा बानो पर काफी असर किया और उसके बाद सायरा ने खुद को तैयार किया और फिर पूरी फिल्म में बेहद शानदार काम किया। इस फिल्म के लिए सायरा बानो को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला। सायरा बानो दिलीप कुमार को काफी पसंद करती थी। वो उनके साथ किसी फिल्म में काम करना चाहती थी, लेकिन चूंकि दिलीप कुमार उम्र में सायरा बानो से काफी बड़े थे तो उन्हें लगता था कि सायरा बानो उनके सामने काफी बच्ची है और सायरा के साथ उनकी जोड़ी जमेगी नहीं। फिल्म राम और शाम के लिए सायरा बानो ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन दिलीप कुमार ने सायरा बानो का नाम हटवा दिया और मुमताज को अपनी हीरोइन चुना। सायरा बानो इससे काफी नाराज भी हुई। एक दिन सायरा ने दिलीप कुमार को अपनी बात बता दी और कहा कि वो उनसे मोहब्बत करती हैं और शादी करना चाहती है। पर चूंकि दिलीप कुमार उस वक्त तक 2 दफा मोहब्बत में नाकाम हो चुके थे तो उन्होंने सायरा बानो में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि दिलीप साहब को एहसास हो चुका था कि सायरा उनसे बेहद प्यार करती है। आखिरकार एक दिन सायरा बानो की मोहब्बत ने दिलीप कुमार को झुकने पर मजबूर कर ही दिया और फिर साल 1966 में इस जोड़ी ने शादी कर ली। शादी के बाद सायरा बानो की दिलीप कुमार की हीरोइन बनने की तमन्ना पूरी हुई और बैराग, सकीना और गोपी जैसी फिल्मों में ये दिलीप कुमार की हीरोइन भी बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी कहानी क्यों सुना दी, वो भी जब तब सायरा तो फिल्म विधाता में थी ही नहीं। तो आपको बता दे, जैसे कि फिल्म विधाता इमोशन पर बेस्ड थी, वैसे ही अब विधाता 2 भी प्यार के इमोशन पर बेस्ड होगी, जिसमें एक छोटी उम्र की लड़की और बड़े उम्र के लड़के के बीच फिल्माई जाएगी। अब
सायरा बानो और दिलीप कुमार से बढ़कर कौन हो सकता है इसकी मिसाल के लिए। और ये जोड़ी एक बार फिर साथ में स्क्रीन पर नजर आने वाली है, लेकिन एक्टिंग करने के लिए नहीं बल्कि फिल्म ट्रिब्यूट के लिए। जी हाँ, इनकी रियल लाइफ के कुछ चटपटे किस्सों को विधाता 2 फिल्म से पहले स्क्रीनिंग के तौर पर दिखाया जाएगा। ये ट्रिब्यूट की खबर सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सोने के लिए तैयार हो? अनिल कपूर के कौन से काम बनाए विधाता ने? विधाता के गाने 7 सहेलियां ने कौन से विवाद खड़े किए? विधाता 2 में कौन से हीरो करेंगे काम? आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टर की फिल्म विधाता की, लेकिन इसका नाम ही विधाता बहुत किस्सों ने जन्म लिया। आपको बता दें कि जब सुभाष घाई अपनी मल्टी स्टारर फिल्म विधाता की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त अभिनेता अनिल कपूर की एक आदत थी कि वो अक्सर इस फिल्म के सेट पर सुभाष से मिलने चले आया करते थे। वो हमेशा सुभाष से सिर्फ एक ही बात कहते थे कि अगर किसी फिल्म की कास्टिंग हो तो उस समय उन्हें भी ध्यान में रखे। इसलिए अनिल सुभाष के ध्यान में बस गए थे। सुपरहिट फिल्म हीरो के बाद जब सुभाष ने 1985 में अनिल कपूर को लेकर फिल्म मेरी जंग बनाई तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उनसे पूछा गया कि उन्होंने फिल्म में जैकी श्रॉफ को क्यों नहीं लिया, तो इसका कारण सुभाष ने बताया कि ये किरदार अनिल के लायक ही था। आपको बता दें कि सुभाष घई कई बार दोहराए गए फॉर्मूलों को भी नए अंदाज में पेश करने में माहिर है। फिल्म विधाता में आनंद बख्शी के गानों और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुनों से वो अपनी फिल्म की ऐसी सुरीली सजावट करते नजर आए हैं। साथ ही अगर फिल्म को कारोबारी फायदा होता हो तो वे कभी कभी छोटे मोटे विवाद खड़े होने का खतरा भी झेल लेते थे। पहले उनकी विधाता के गाने 7 सहेलियां खड़ी खड़ी और बाद में खलनायक के चोली के पीछे क्या है को लेकर काफी हो हल्ला हुआ था, जिसको सुलझाने खुद बाल ठाकरे को आना पड़ा था। उनका आरोप था कि घई की यह फिल्म बच्चों के दिमाग को दूषित कर रही है। ये कहने की देरी थी कि कई पॉलिटिकल पार्टियां और महिलाओं से जुड़े संस्थान ने इसका विरोध करना चालू कर दिया था। सुभाष घई बताते हैं कि वो उन दिनों 32 पार्टियों से अकेले लड़ रहे थे। किसी गाने को गलत बताने से पहले फिल्म तो देख लो, लेकिन मामला बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में घई की मदद के लिए आगे आए बाला साहब ठाकरे। उन्होंने प्राइवेट स्क्रीनिंग में फिल्म देखी और अपने इंटरव्यू में इसे देशभक्ति की फिल्म बताया। बाल ठाकरे के बयान ने भले ही फिल्म और गाने को कंट्रोवर्सी से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन ये विवाद इतनी आसानी से घई का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। ये फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई। यह फिल्म को लेकर हुआ विवाद इन पर भारी पड़ा और नेशनल अवार्ड शाहरुख और यश चोपड़ा की फिल्म डर को मिल गया। घई एक वोट से नेशनल अवार्ड चूक गए। तो अब आपको बता दें कि कई साल बाद सुभाष घई फिर सक्रिय होकर अपनी कालीचरण की रीमेक और खलनायक और विधाता की सीक्वल की तैयारियां कर रहे हैं। यानी कालीचरण की कहानी नए कलाकारों के साथ सुनाई जाएगी, जबकि खलनायक और विधाता रिटर्न्स का किस्सा पहले की फिल्म के आगे से शुरू होगा। दोनों फिल्मों के लिए घई को कलाकार तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के विकल्प खोजना कड़ी चुनौती है। घई के हीरो कर्ज, कर्मा, राम लखन, सौदागर और खलनायक विधाता की कामयाबी में इस तिकड़ी का बड़ा योगदान बन रहा था। तो अब देखना यह है कि विधाता के सीक्वल के लिए ये संगीतकार की जोड़ी को फाइनल करते हैं या नहीं। तो क्या आप विधाता और खलनायक की सीक्वल देखने को तैयार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो सुभाष घई को माना जाता है हीरो बनाने की मशीन। मेरी जंग, विधाता, खलनायक जैसी फिल्में कैसे जुड़ी हैं एक दूसरे से? विधाता की शूटिंग के दौरान क्यों नाराज थे डायरेक्टर साहब संजय दत्त से? आज हम बात करेंगे डायरेक्टर की फिल्म विधाता की। लेकिन इस फिल्म का ही नाम विधाता नहीं था, बल्कि इस फिल्म के शूटिंग के दौरान बहुत से किस्सों ने जन्म लिया। आपको बता दें कि सुभाष घई अपने मल्टी स्टार फिल्म विधाता की शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त अभिनेता अनिल कपूर की एक आदत थी कि वह अक्सर इस फिल्म के सेट पर सुभाष से मिलने चले आया करते थे। वह हमेशा सुभाष से सिर्फ एक ही बात कहते थे कि अगर किसी फिल्म की कास्टिंग हो तो उस समय उन्हें भी ध्यान में रखे। इसलिए अनिल हमेशा से ही सुभाष के ध्यान में बसे हुए थे। सुपरहिट फिल्म हीरो के बाद जब सुभाष ने 1985 में अनिल कपूर को लेकर फिल्म मेरी जंग बनाई तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उनसे पूछा गया
इस फिल्म ने सुभाष को शीर्ष फिल्मकारों की सूची में स्थान दिलाया था। इस फिल्म में दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, संजीव कुमार, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरी, अमरीश पुरी, सुरेश ओबेरॉय और सारिका जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसी फिल्म का असर हुआ कि सुभाष ने फिल्म मेरी जंग को छोड़कर आगे की बाकी सभी फिल्मों में अपनी कंपनी मुक्ता आई प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनाई। यहीं से सुभाष ने अभिनेताओं का करियर बदलने लगे और जिसके लिए वे आज तक जाने जाते हैं। फिल्म विधाता से दोस्ती का सफर शुरू हुआ अनिल कपूर और सुभाष घई का, और आज तक यह दोस्ताना बरकरार है। साथ ही आपको बता दें कि फिल्म विधाता के वक्त सुभाष अभिनेता संजय दत्त से बेहद नाराज हुए थे। दरअसल संजय दत्त उस समय ड्रग्स के आदी थे और वे सेट पर नशे में ही रहा करते थे। इस चक्कर में सुभाष उनसे हमेशा नाराज रहते थे और उन्होंने संजय को अपनी अगली किसी भी फिल्म में ना लेने की ठान रखी थी। संजय के पिता सुनील दत्त ने सुभाष से गुजारिश भी की थी, लेकिन सुभाष ने उनका कहना नहीं माना। जब संजय ने अपनी ड्रग्स की लत को छोड़ा और थोड़े ठीक ठाक हुए, तब जाकर सुभाष ने संजय को मुख्य अभिनेता के रूप में खलनायक फिल्म बनाई। 1993 में रिलीज हुई यह फिल्म संजय दत्त को एक नई पहचान दिलाने में कामयाब रही। अब सिर्फ खलनायक का रीमेक ही नहीं, बल्कि विधाता का सीक्वल भी बनने जा रहा है, जिसमें आज के जमाने के सुपरस्टार दमखम दिखाएंगे। अब इस फिल्म में सुभाष घई किन स्टार्स की किस्मत विधाता की शूटिंग के दौरान क्यों पड़ा था संजय को थप्पड़? संजय ने शुरुआती दौर में क्या क्या की गलतियां? विधाता 2 में कौन आने वाला है नजर? आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त के निजी जिंदगी और उनके करियर के कई किस्सों के बारे में। उनकी बायोपिक फिल्म संजू में भी उनके जीवन में घटित कई घटनाओं को दर्शाया गया है। मगर संजय दत्त के ऐसे और भी कई किस्से हैं जिन्हें 3 घंटे के समय की फिल्म में दिखा पाना मुमकिन नहीं था। उनके कई किस्सों में से एक किस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें अभिनेत्री से बदतमीजी के कारण उन्हें सबके सामने निर्माता और निर्देशक सुभाष घई का थप्पड़ खाना पड़ा था। अपने करियर के शुरुआती दौर में ड्रग्स लेने की लत के कारण संजय दत्त कई निर्माता निर्देशकों के लिए सिरदर्द बन गए थे। ऐसा ही वाकया फिल्म विधाता की शूटिंग के समय हुआ था, जब संजय दत्त की बदतमीजी से परेशान फिल्म निर्माता सुभाष घई ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। सुभाष घई की फिल्म विधाता में संजय दत्त के अलावा अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी भी अभिनय कर रही थी। फिल्म के कुछ सीन संजय दत्त और पद्मिनी के बीच फिल्माने थे, लेकिन संजय दत्त उस समय नशे की हालत में थे। शूटिंग के दौरान नशे में धुत अभिनेता संजय दत्त फिल्म की अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी से बदतमीजी करने लगे थे। बदतमीजी इतनी बढ़ गई कि पद्मिनी कोल्हापुरी डर के मारे फिल्म का सेट छोड़कर वहां से चली गई थी। इसके बाद सुभाष घई पद्मिनी कोल्हापुरी को समझाते हुए सेट पर वापस ले आए थे, मगर संजय दत्त ने अपनी बदतमीजी फिर भी जारी रखी। नशे में धुत संजय दत्त को समझाने के बावजूद बदतमीजी करता देख सुभाष घई ने सबके सामने ही संजय दत्त को एक थप्पड़ मार दिया। इस हादसे के बाद जैसे तैसे इस फिल्म की शूटिंग पूरी की गई। ये पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी विधाता के सेट पर सीनियर कलाकारों के साथ भी संजय दत्त ने बदतमीजी की थी। फिल्म में दिलीप कुमार और शम्मी कपूर जैसे बड़े कलाकार भी थे। फिल्म विधाता तो सुपरहिट हुई, मगर फिल्म निर्माता सुभाष घई संजय दत्त की हरकतों से तंग आ गए थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी अगली फिल्म हीरो से संजय दत्त को बाहर निकाल दिया, जिसमें बाद में जैकी श्रॉफ को लिया गया और फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। सिर्फ ये एक फिल्म ही नहीं, बल्कि ऐसी कई फिल्मों से अपनी बुरी लत की वजह से संजय दत्त को निकाला गया था। दोस्तों, आपके मुताबिक अगर संजय दत्त को नशे की बुरी लत न होती तो शायद आज वो विधाता 2 में भी नजर आते। लेकिन अफसोस है कि विधाता 2 में संजय नजर नहीं आएंगे। संजय के किरदार को एक विलन वाले सिद्धार्थ निभाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या सिड ये रोल ठीक से कर पाएंगे? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। रिश्ता है अमरीश पुरी का मदन पुरी से। अमरीश पुरी की बॉलीवुड में एंट्री का क्रेडिट किसे दिया था उन्होंने? कौन था ज्यादा प्रसिद्ध, मदन चमन या अमरीश पुरी?
बॉलीवुड में ऐसे तमाम अभिनेता हुए हैं जिन्होंने फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया है और अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलो दिमाग में एक अलग छाप छोड़ी है। अमरीश पुरी ऐसे ही एक कलाकार है जिन्होंने अपने अभिनय से किरदारों को ऐसे जीवंत किया कि उनकी कलाकारी पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। अपनी ऊंची कदकाठी और बुलंद आवाज के बल पर वे सबसे आगे निकल गए। उनकी गोल गोल घूमती हुई आंखें सामने खड़े व्यक्ति के भीतर दहशत पैदा कर देती थी। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि हिंदी सिनेमा में अमरीश पुरी, चमन पुरी और मदन पुरी की एक जोड़ी हुआ करती थी, जो कि रियल लाइफ में खास भाइयों की जोड़ी है। अमरीश पुरी के भाई चमन पुरी और मदन पुरी भी बॉलीवुड की फिल्मों में विलेन के किरदार कर चुके हैं। यहाँ तक कि अमरीश पुरी अपने बड़े भाई मदन पुरी को देखकर ही मुंबई आए थे और फिल्मों में आने की कोशिश की। बता दें कि अमरीश पुरी के पिता का नाम निहाल सिंह पुरी और मां का नाम वेद कौर था। अमरीश 5 भाई बहन थे। उनके 2 बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी, जबकि एक बड़ी बहन चंद्रकांता थी। साथ ही उनका एक छोटा भाई हरीश सिंह पुरी था। आपने अमरीश की फिल्म तो बहुत देखी होंगी और उनके विलेन के किरदार को बहुत ज्यादा पसंद भी किया होगा, पर शायद आपको पता होगा कि दूसरी तरफ उनके भाई मदन ने भी कई सालों तक बेहतरीन अभिनय करके इंडस्ट्री में नाम कमाया है। अभिनेता मदन पुरी ने बॉलीवुड और पंजाबी फिल्मों में खूब काम किया है। आपको बता दें कि मदन जी के खाते में 50 साल का फिल्म करियर और 430 से ज्यादा फिल्मों का रिकॉर्ड है। उन्होंने 1946 में अहिंसा नाम की फिल्म से अपने कैरियर की शुरुआत की थी, जबकि अमरीश ने अपने पहले ही स्क्रीन टेस्ट में फेल होने के बाद एक बीमा कंपनी में नौकरी की और फिर साल 1980 में उन्होंने प्रेम पुजारी में एक छोटे से रोल से शुरुआत की। हालांकि उन्हें पहचान मिली 1982 में आई सुभाष घई द्वारा निर्देशित विधाता से। आपको बताते चले कि इस फिल्म में उनके साथ उनके बड़े भाई मदन भी एक खास किरदार में थे। बॉलीवुड में अमरीश के कैरियर की शुरुआत का क्रेडिट भी मदन को ही जाता है। मदन पुरी का निधन 13 जनवरी को 1985 में हार्ट अटैक से हुआ था और उनके भाई अमरीश पुरी का निधन 12 जनवरी 2005 को ब्लड कैंसर की वजह से हुआ था। ये तो रही इन दोनों भाइयों की जो इंडस्ट्री में खास मशहूर थे, पर इस डिग्री के एक और भाई चमन पुरी को कम ही लोग जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया। 5 भाई बहनों में चमन सबसे बड़े थे। उनके खास फिल्में हावड़ा ब्रिज, द ट्रेन और विक्टोरिया नंबर 203 है। इन फिल्मों में चमन पुरी ने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया था। साल 1949 में उन्होंने रात की रानी फिल्म से अभिनय की शुरुआत की थी, जबकि उनकी आखिरी फिल्म 1989 की प्यार का पहला सावन थी। इसके बाद 26 जून 1998 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम फिल्मों में काम किया है। अब बात अगर तीनों में से सबसे मशहूर अभिनेता की करे तो इस बात में अमरीश पुरी बाजी मार जाते हैं। मदन पुरी भी अपनी शुरुआत के समय बेहद मशहूर अभिनेता रहे हैं, परंतु जैसे ही उन्होंने अपने भाई अमरीश की एंट्री बॉलीवुड में कराई, धीरे धीरे उनकी जगह वे लेने लगे थे। अमरीश जी की आखिरी फिल्म 2006 की कच्ची सड़क थी, जबकि मदन पुरी 1989 में संतोष में आखिरी बार दिखाई दिए थे। यूं तो तीनों भाई अपनी अपनी एक अलग अलग जगह इंडस्ट्री में रखते थे, पर इनमें से आपको सबसे चहीता कौन था, इस बारे में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जानते हैं कि आखिर क्या है संजय दत्त के नाम के पीछे की कहानी, कैसे लगी उन्हें सिगरेट पीने की आदत, अपने ड्रग एडिक्शन में क्या कर डाला था संजय दत्त ने। दोस्तों, आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राफ स्टूडियोज में, और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों, ये बात तो आप मानेंगे कि माता पिता अपने बच्चों के नाम रखने के लिए क्या क्या नहीं करते। कई महीने पहले से ही उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि भाई अगर लड़का हुआ तो ये नाम रखेंगे और लड़की हुई तो ये। तो फिर ऐसे में बॉलीवुड वाले कैसे पीछे रहें? आजकल सोशल मीडिया के जमाने में मात्र एक पोस्ट करने भर से हजारों लाखों नाम की लिस्ट आपके पास आ जाती है। पर उस समय जब इंटरनेट ही नहीं था, मोबाइल फोन नहीं थे, तब मशहूर बॉलीवुड कपल सुनील दत्त और नरगिस ने अपने बेटे का नाम रखने के लिए बहुत ही खास तरीका अपनाया था।
जानना चाहते हैं तो दोस्तों रुकिए जरा बताती हूँ। उन्होंने अखबार में एक ऐड देते हुए लोगों से सुझाव मांगे और उन्हीं में से एक नाम जो नरगिस को भा गया था वो था संजय, इसीलिए उनके बेटे का नाम संजय दत्त हुआ। तो दोस्तों सिर्फ यही नहीं, संजय दत्त से जुड़े और भी कई किस्से हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। आइए हम आपको उनके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों बता दूं 29 जुलाई 1959 को जन्मे संजय दत्त ने 9 साल की उम्र में पहली बार सिगरेट पी थी। सुनील और उनके दोस्त अक्सर ही उनके घर पर सिगरेट पीते थे। फिर एक दिन संजय ने वहाँ पड़ी आधी जली सिगरेट पी, जिसके बाद उन्होंने घर के बाहर भी इसे पीना शुरू कर दिया। जब सुनील को इस बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हो गए और उनका मानना था कि उन्हें मिले लाड प्यार की वजह से वो बिगड़ चुके हैं। अब दोस्तों चूंकि सुनील उन दिनों कांग्रेस के नेता थे तो उन्होंने जब ये बात इंदिरा गांधी को बताई तो उन्होंने संजय को बोर्डिंग स्कूल में डालने की सलाह दी, जिसके बाद 9 साल तक वो वहीं रहे। उनकी पहली फिल्म 1981 में आई रॉकी थी। रिलीज के पहले ही वो ड्रग्स लेने लगे और इसकी चपेट में आ गए। एक दिन वो हीरोइन लेकर सो गए। भूख लगने पर जब वो उठे तो उनके पास उनका नौकर बैठकर रो रहा था। जब संजय ने वजह पूछी तो उसने बताया था कि बाबा आप पूरे 2 दिन के बाद उठे हो। हालांकि बाद में उनका अमेरिका में 2 साल इलाज चला और वो ड्रग्स के चंगुल से निकल पाए। तो दोस्तों बॉलीवुड एक्टर सलमान खान संजय के बहुत बड़े फैन रहे हैं। यहाँ तक कि 90 के दशक में उन्होंने संजय वाला हेयर स्टाइल भी अपनाया था। फिर दोनों ने फिल्म साजन में साथ काम किया और उसके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। इसके अलावा कहा जाता है कि वो संजय ही थे जिन्होंने सलमान को जिम जाने के लिए प्रेरित किया। मशहूर रियलिटी टीवी शो बिग बॉस का एक सीजन तो दोनों ने साथ में होस्ट भी किया था। अब क्या आपको पता है जब संजय निर्देशक सुभाष घई की फिल्म विधाता की शूटिंग कर रहे थे तब सुभाष सेट पर उनके बर्ताव से परेशान हो गए थे। खबर थी कि पहले वो अपनी अगली फिल्म हीरो में भी लेने वाले थे संजय दत्त को, पर दोस्तों उनके इस बर्ताव की वजह से उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। तो दोस्तों ये तो सिर्फ कुछ एक बातें थी संजय दत्त से जुड़ी। अब दोस्तों आगे की वीडियोस में हम आपको उनके बारे में और भी कई ऐसी ही हैरान कर देने वाली और कभी ना सुनी हुई बातें बताएंगे। तब तक के लिए आपका क्या कहना है उनके इस ड्रग एडिक्ट बनने पर और सेट्स पर यूं बर्ताव करने को लेकर? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है ना क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। पहले किस फिल्म में नजर आई थी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी? इस फिल्म से बॉलीवुड में वापसी की थी हवा हवाई ने। संजय दत्त के किस सीन ने सबको रुलाया? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। सुभाष घई द्वारा निर्देशित और गुलशन राय की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स द्वारा निर्मित 1982 में अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों से एक फिल्म विधाता एक बहुत ही सफल फिल्म थी, जिसमें शम्मी कपूर, संजीव कुमार, दिलीप कुमार, सारिका, पद्मनी कोल्हापुरे, संजय दत्त और अमरीश पुरी जैसे कई कलाकार थे। ये एक एक्शन फिल्मी ड्रामा मूवी थी। आइए आज हम आपको बॉलीवुड के कुछ खास फैमिली ड्रामा पर आधारित फिल्मों के बारे में बताते हैं। मुन्ना भाई MBBS 2003 में आई। फैमिली ड्रामा फिल्मों की बात हो और इस फिल्म का नाम ना आए ये तो गलत होगा। रियल लाइफ बाप बेटे की जोड़ी संजय दत्त और सुनील दत्त के बीच का जादू की जप्पी वाला सीन तो आज भी लोगों को रुला देता है। फिल्म की कहानी अच्छे दिल वाले गुंडे मुरली प्रसाद और मुन्ना के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका एक जिगरी और साइड की एक सर्किट भी है। हालांकि फिल्म में कॉमेडी शैली की है पर फिल्म के कई सीन्स बेहद इमोशनल है। चुपके जो कि 1975 में आई थी। पारिवारिक फिल्मों में हर्षिकेश मुखर्जी की फिल्म का होना तो बनता है। यह एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और जया बच्चन जैसे कई मंजे हुए कलाकार थे। शोले से कुछ ही समय पहले रिलीज हुई इस फिल्म में अमिताभ धर्मेंद्र की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था, जिसके बाद में शोले ने भी सराहाया गया। 2 दूरी 4 जो कि 2010 में आई। काफी लंबे समय के बाद ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जोड़ी हबीब फैजल द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दिखाई दी थी। फिल्म की कहानी एक मिडिल क्लास परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो बढ़ती हुई महंगाई के बीच एक गाड़ी खरीदने का सपना देखते हैं। फिल्म में टिपिकल शहरी मिडिल क्लास फैमिली की रोजमर्रा की जिंदगी को बखूबी दिखाया गया है। इंग्लिश विंग्लिश जो कि 2012 में आई। 15 साल के लंबे समय के बाद श्रीदेवी ने गौरी शिंदे द्वारा निर्देशित इस फिल्म से बॉलीवुड में वापसी की। कहानी एक आम भारतीय घरेलू महिला की है जिसे इंग्लिश नहीं आती और उसके परिवार वाले उसका मजाक बनाते हैं। अपनी भतीजी की शादी के लिए वह न्यूयॉर्क जाती है।
वहाँ रहकर वे सबका मुंह बंद कराने और सरप्राइज देने के लिए इंग्लिश सिखाने वाले एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लेती है। महिलाओं और उनके दर्द को बखूबी पेश करती यह फिल्म बहुत ही खास है। बॉलीवुड की सभी पारिवारिक फिल्मों के नाम अगर हम आपको बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा फिल्मों की एक सूची लाए थे। इनमें से अपनी पसंदीदा फिल्म के बारे में हमें जरूर बताइएगा। स्क्रिप्ट रिटन बाय रिचर्ड। तो आखिर कौन है जो जबरदस्ती बनी थी अभिनेत्री, किसकी माँ पैसों के लिए उनसे काम कराती थी? कौन है ये एक्ट्रेस जो शादी से पहले ही हुई थी प्रेग्नेंट, किसकी बेटियों ने उन्हें छोड़ा? तो दोस्तों नमस्कार, सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो आज इन सवालों के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। छोटी सी उम्र में ही फिल्मों से जुड़ने वाली और कई फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लेने वाली अभिनेत्री सारिका बॉलीवुड में भले ही एक सफल एक्ट्रेस नहीं रही हो, पर क्या आप जानते हैं कि उनकी निजी जिंदगी में उन्हें कम ही सुख देखने को मिले हैं? आइए आपको उनके निजी जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। दोस्तों बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी अभिनेत्री सारिका का पूरा नाम सारिका ठाकुर है। वो बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल चाइल्ड आर्टिस्ट रही है, लेकिन उस समय उनके घर पर उनका वक्त सही नहीं बीतता था। पिता से अलग हुई माँ केवल पैसों के लिए उनसे काम करवाती थी। एक बार जब काम के लिए मिले 1500 रुपए से उन्होंने किताबें खरीद ली थी तो उनकी माँ ने उन्हें बुरी तरह से पीटा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी जिंदगी में कई ऐसे उतार चढ़ाव आए कि वो ना तो अपने पिता का सरनेम जोड़ पाए और ना ही अपने पति कमल हसन का। बेहद ही कम उम्र में उनके पिता ने परिवार को छोड़ दिया था। इसके बाद से ही उन्हें घर का मुखिया बनना पड़ा और परिवार को संभालना पड़ा। इसी कारणवश वे कभी स्कूल नहीं जा पाए। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बदले में मिलने वाले पैसे से उनकी माँ ने मुंबई में 5 अपार्टमेंट खरीदे। बाद में जब उन्हें पता चला कि कोई भी अपार्टमेंट उनके नाम नहीं है तो एक दिन अपनी माँ से परेशान होकर उन्होंने घर छोड़ दिया। वो उस समय अपनी माँ के अत्याचार से बिल्कुल टूट चुकी थी। वो खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए संघर्ष करने लगी थी। तभी कमल हसन उनकी जिंदगी में आए और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उनके साथ रहना शुरू कर दी। जिसके बाद उन्होंने फिल्में करना भी छोड़ दिया था। जब उनका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था तब सारिका कमल हसन के लिए अपना सब कुछ छोड़कर चेन्नई चली गई। उन्हीं दिनों कमल हसन की पूर्व पत्नी यानी कि वाणी से उनका केस चल रहा था, जिसने उन्हें आर्थिक तौर पर खत्म कर दिया था। इसके बारे में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि तलाक देने के बाद उन्हें इतनी रकम देनी पड़ गई कि उनके पास कुछ नहीं बचा और इसी वजह से वो सारिका से तुरंत शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद सारिका ने कमल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहकर अपनी नई जिंदगी शुरू की। हालांकि उनका रिश्ता किसी को स्वीकार नहीं था। ऐसे में तब वो जब भी बाहर जाते थे तब एक होटल में नहीं ठहरते थे क्योंकि वो पति पत्नी नहीं थे। सारिका जब बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई तब कई तरह की खबरें सामने आई थी। जब सारिका 2 बेटियों की माँ बन गई थी तब ये स्थिति जारी थी, लेकिन इसके बाद भी दोनों ने शादी नहीं की। फिर 1998 में दोनों ने शादी करके अपने रिश्ते पर आधारित मोहर लगाई, पर कमल के साथ रहने के दौरान ही सारिका को महसूस होने लगा कि ये रिश्ता लंबा नहीं चलने वाला है। कमल उनकी एक सहेली के प्यार में पड़ गए और जब सारिका को ये बात पता चली तो उन्होंने फ्लैट की बालकनी से छलांग लगा ली थी। उन्हें काफी चोट लगी और 3 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इसके बाद सारिका कमल से अलग अपनी बेटियों के साथ रहने लगी। आखिरकार कमल और सारिका का 2004 में तलाक हो गया था। दोस्तों बता दूं कि सारिका ने इस दौरान 2 नेशनल अवार्ड जीते। उन्हें पहला अवार्ड हेराम फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए मिला, जबकि दूसरा अवार्ड 2005 में आई फिल्म पर जानिया के लिए मिला था। वो आखिरी बार साल 2016 की फिल्म बार बार देखो में नजर आई थी। सारिका और दुख का कोई पुराना नाता है, इसलिए शायद उनकी बेटियां भी उन्हें छोड़कर अपने पिता के साथ चली गई। उनकी जिंदगी को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है ऋचा गर्ग। मंगेतर के चलने के बाद भी हीरो था विवाह को राजी। क्या है रेखा और राज बब्बर के संसार की कहानी? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। प्यार, लव मेकिंग सीन्स और बेकार के गानों से हटकर दर्शकों का एक ऐसा वर्ग भी है जो आज भी पारिवारिक फिल्म देखना पसंद करता है, या कम से कम ऐसी फिल्में जो परिवार के साथ देखी जा सके। आज की इन फिल्मों में अलग बॉलीवुड के आइकॉन में कई ऐसी फिल्में हैं जो पारिवारिक भी है और दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद भी किया है। आइए आज हम आपको उन फिल्मों से कुछ के बारे में बताते हैं। विवाह, जो कि 2006 में आई थी। सूरज आर भड़जात्या द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहिद कपूर और अरमिता राव मुख्य किरदारों में थे। फिल्म का निर्माण राजश्री प्रोडक्शन ने किया। फिल्म की कहानी में 2 लोगों की सगाई से लेकर शादी तक के सफर को दिखाया गया। इसमें अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया है।
जैसे अपनी मंगेतर के एक हादसे में जल जाने के बाद भी लड़का उसका साथ नहीं छोड़ता। छोटे से बजट में बनी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। संसार 1987 टी रामा राव द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अनुपम खेर, रेखा, राज बब्बर और अरुणा ईरानी जैसे कलाकार थे। एक पोस्ट मास्टर के परिवार पर आधारित इस कहानी में ईगो क्लैशेस के चलते माता पिता और उनके बच्चों के बीच के टकराव को दिखाया गया है। कहने को तो ये फिल्म 80 के दशक की है, पर इसमें आजकल हो रहे तनावों को बखूबी दिखाया गया है। हम साथ साथ है 1999 सलमान खान, सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल, तब्बू, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, रीमा लागू और आलोक नाथ जैसी मल्टीकास्ट से सजी इस फिल्म का निर्देशन सूरज आर बड़जात्या ने किया था, जबकि इसका निर्माण राजश्री प्रोडक्शन के तहत किया गया। फिल्म की कहानी मूल रूप से राम किशन, उसकी पत्नी और 3 बच्चे की जिंदगी से इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म के गाने इतने सालों बाद आज भी याद किए जाते हैं। खिचड़ी द मूवी 2010 टेलीविजन पर बेहद मशहूर हो चुके इसी नाम के सीरियल को काफी पसंद किया गया था। शायद तभी दर्शकों के लिए इस फिल्म के रूप में भी बनाया गया। आतिश कपाड़िया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सुप्रिया पाठक, अनंग देसाई, राजीव मेहता, जमुना दास मजेठिया और निमिषा वखारिया जैसे कलाकार थे। कहानी में एक आदमी एक महिला से शादी करना चाहता है, पर उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में कोई मजा नहीं है, जिसके बाद उसका परिवार उसके लिए एक मजेदार और यादगार ट्रिप का इंतजाम करता है। ये थे कुछ चुनिंदा फिल्मों के नाम जिन्हें अगर आप परिवार के साथ देखने का मन बनाए तो आपको छिपना नहीं पड़ेगा, चैनल या टॉपिक चेंज नहीं करना पड़ेगा। इनमें से आपकी पसंदीदा फिल्म का नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्क्रिप्ट रिटन बाय रिचा गर्ग। शोले से पहले किस फिल्म में नजर आई थी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी? किस फिल्म से बॉलीवुड में वापसी की थी हवा हवाई ने? संजय दत्त के किस सीन ने सबको रुलाया? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। सुभाष घई द्वारा निर्देशित और गुलशन राय की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स द्वारा निर्मित 1982 में अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों से एक फिल्म विधाता एक बहुत ही सफल फिल्म थी, जिसमें शम्मी कपूर, संजीव कुमार, दिलीप कुमार, सारिका, पद्मनी कोल्हापुरे, संजय दत्त और अमरीश पुरी जैसे कई कलाकार थे। ये एक एक्शन फिल्मी ड्रामा मूवी थी। आइए आज हम आपको बॉलीवुड के कुछ खास फैमिली ड्रामा पर आधारित फिल्मों के बारे में बताते हैं। मुन्ना भाई MBBS 2003 में आई। फैमिली ड्रामा फिल्मों की बात हो और इस फिल्म का नाम ना आए ये तो गलत होगा। रियल लाइफ बाप बेटे की जोड़ी संजय दत्त और सुनील दत्त के बीच का जादू की झप्पी वाला सीन तो आज भी लोगों को रुला देता है। फिल्म की कहानी अच्छे दिल वाले गुंडे मुरली प्रसाद और मुन्ना के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका एक जिगरी और साइड किक सर्किट भी है। हालांकि फिल्म एक कॉमेडी शैली की है, पर फिल्म के कई सीन्स बेहद इमोशनल है। चुपके चुपके जो कि 1975 में आई थी। पारिवारिक फिल्मों में हर्षिकेश मुखर्जी की फिल्म का होना तो बनता है। यह एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और जया बच्चन जैसे कई मंजे हुए कलाकार थे। शोले से कुछ ही समय पहले रिलीज हुई इस फिल्म में अमिताभ धर्मेंद्र की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था, जिसके बाद में शोले ने भी सराहाया गया। 2 दूरी 4 जो कि 2010 में आई। काफी लंबे समय के बाद ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जोड़ी हबीब फैजल द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दिखाई दी थी। फिल्म की कहानी एक मिडिल क्लास परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जो बढ़ती हुई महंगाई के बीच एक गाड़ी खरीदने का सपना देखते हैं। फिल्म में टिपिकल शहरी मिडिल क्लास फैमिली की रोजमर्रा की जिंदगी को बखूबी दिखाया गया है। इंग्लिश विंग्लिश जो कि 2012 में आई। 15 साल के लंबे समय के बाद श्रीदेवी ने गौरी शिंदे द्वारा निर्देशित इस फिल्म से बॉलीवुड में वापसी की। कहानी एक आम भारतीय घरेलू महिला की है जिसे इंग्लिश नहीं आती और उसके परिवार वाले उसका मजाक बनाते हैं। अपनी भतीजी की शादी के लिए वह न्यूयॉर्क जाती है। वहां रहकर वह सबका मुंह बंद कराने और सरप्राइज देने के लिए इंग्लिश सिखाने वाले एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लेती है। महिलाओं और उनके दर्द को बखूबी पेश करती यह फिल्म बहुत ही खास है। बॉलीवुड की सभी पारिवारिक फिल्मों के नाम अगर हम आपको बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा फिल्मों की एक सूची लाए थे। इनमें से अपनी पसंदीदा फिल्म के बारे में हमें किस हीरोइन ने तोड़ा था संजीव कुमार का दिल? क्यों कभी शादी नहीं कर पाया संजीव? क्यों ठुकरा दिया था उन्होंने इस एक्ट्रेस का रिश्ता? शोले के ठाकुर का रोल क्यों नहीं करना चाहते थे संजीव? यूं तो इस एक्टर ने कई बेहतरीन फिल्मों में उम्दा काम किया है, पर इनकी मौत के कई सालों बाद आज भी लोग उन्हें शोले के ठाकुर के रोल में याद करते हैं। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी एक्टर संजीव कुमार की।
आइए आज हम आपको बताते हैं कि उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। जन्म 9 जुलाई 1938 में सूरत में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनका असली नाम हरिहार जेठालाल जरीवाला उर्फ हरि भाई था। बहुत ही छोटी उम्र में वो मुंबई आ गए थे और एक्टिंग स्कूल में दाखिला लेने के दौरान उन्हें बॉलीवुड में एंट्री मिल गई थी। 1960 में हम हिंदुस्तानी में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था, जिसके बाद 1965 की निशान में उनका अहम रोल था। उनको पहचान मिली 1968 की फिल्म राजा और रंग से। फिल्मों में उन्होंने गंभीर रोल से लेकर कॉमेडी रोल्स भी निभाए। मौसम, इतनी सी बात, त्रिशूल, मंचली, अनामिका, बीवी ओ बीवी, अंगूर, पति पत्नी और वो, खिलौना जैसी कई बहुत मशहूर फिल्मों में उन्होंने काम किया था। ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने खुद की उम्र से बड़े किरदार निभाए, जिसे निर्देशक ने बहुत पसंद किया। क्या आप जानते हैं कि शोले के ठाकुर वाला किरदार भी वह नहीं करना चाहते थे। दरअसल जब उनको यह फिल्म ऑफर की गई तो वो गब्बर सिंह का किरदार निभाना चाहते थे। एक अभिनेता के रूप में उनकी धाक थी। उनके साथ अभिनय करने वाले ज्यादातर कलाकारों का मानना था कि वे सीन चुरा कर ले जाते थे। कहा जाता था कि विधाता के से वे भरी ना पड़ जाए वह भारी ना पड़ जाए, इसलिए दिलीप कुमार उनके साथ शॉट देने से बचते थे। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा, सचिन और अमिताभ बच्चन से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। बात करें उनके निजी जिंदगी की तो उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। इसके बीच में एक दर्दनाक पर मजेदार किस्सा है। दरअसल वे हेमा मालिनी को प्यार करते थे और उन्होंने उन्हें प्रपोज भी किया, परंतु हेमा तब धर्मेंद्र से प्यार पड़ चुकी थी। वे अपने दिल किसी और को दे नहीं पाए। वहां एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित संजीव को पसंद करती थी और वह उन्हें हाँ नहीं कह पाई और इसी तरह सुलक्षणा भी आजीवन कुंवारी रही। उनकी मौत के बाद 10 फिल्म रिलीज हुई थी। उनके अधिकांश फिल्मों की शूटिंग बाकी रह गई। कहानी में फेरबदल पर उन्हें प्रदर्शित किया गया। 1993 में उनकी अंतिम फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन प्रदर्शित हुई। इसके अलावा कातिल, हाथों की लकीर, बात बन जाए, कांच की दीवार, लव एंड गॉड, राही, 2 वक्त की रोटी, नामुमकिन, ऊंच नीच बीच फिल्म उन्हीं मौत के बाद रिलीज हुई। दरअसल यह एक तथ्य कि उनके परिवार में कोई भी मेल मेंबर्स 50 से ज्यादा नहीं है। उनके पिता को 50 की उम्र में, छोटे भाइयों की 36 से 49 की उम्र में, उनकी खुद महज 47 साल की उम्र में 6 नवंबर 1985 को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। अपनी उम्र से बड़े बड़े रोल करने वाले संजीव कुमार का खुद का जीवन काफी छोटा था, परंतु उन्होंने हमें इतने बेहतरीन फिल्में दी कि आज भी उनके जरिए उन्हें याद किया जाता है। कौन है एक ऐसा विलन जो हीरो से भी ज्यादा प्रचलित था, जब अपने पहले ही स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गया था ये एक्टर? तो दोस्तों नमस्कार एंड सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। मोगैम्बो खुश हुआ। आज भी ये डायलॉग सुनकर हमें किसी बॉलीवुड हीरो की नहीं बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित विलन अमरीश पुरी की याद आ जाती है। बॉलीवुड में शायद वे इकलौते ऐसे एक्टर रहे होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा विलन की भूमिका निभाई है। 3 दशक से भी ज्यादा के करियर में उन्होंने करीबन 450 फिल्में की थी, जिसमें से अधिकतर सफल ही रही। कई फिल्मों में विलन का किरदार निभा चुके अमरीश पुरी जी असल में एक हीरो बनना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, हो गए ना आप भी हैरान? तो आइए उनके बारे में कुछ ऐसी ही और बातें जानते हैं और आज हम आपको बताएंगे जो शायद आपको पहले पता भी ना हो। तो दोस्तों बता दूं कि 22 जून 1932 को पंजाब में जन्मे अमरीश के 2 भाई मदन पुरी और चमन पुरी पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे, जिनको देखकर वो भी मुंबई आ गए। पर अपने पहले ही स्क्रीन टेस्ट में फेल होने पर उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी थी। नौकरी के समय उनकी मुलाकात उर्मिला दिवेकर से हुई, जिससे प्यार हो जाने के बाद उन्होंने शादी कर ली थी। नौकरी करते करते ही उन्होंने पृथ्वी थिएटर ज्वाइन किया था। थिएटर में आने के साथ ही वो अपनी नौकरी छोड़ देना चाहते थे, लेकिन उनके दोस्तों ने इसके लिए उन्हें मना किया। बाद में जब उन्हें फिल्म के लगातार ऑफर आने लगे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने करीब 21 साल की सरकारी नौकरी छोड़कर 40 साल की उम्र में फिल्मों में अपना डेब्यू किया, जिसके बारे में वो कहते थे कि अगर वे थिएटर में ही रहते तो अपने बिल्स नहीं भर पाते। उनको पहचान मिली 1980 में हम 5 से। उसके बाद 1982 में आई सुभाष घई द्वारा निर्देशित विधाता से वो छा गए। अमरीश पुरी हिंदी, कन्नड़, मराठी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, पंजाबी और हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। उन्हें टोपियों का बहुत शौक था और उनके पास करीब 200 टोपियां थी, जिनको उन्होंने विश्व के अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया था। पार्टीशन के बाद वो अकेले ही भारत नहीं आए थे, बल्कि अपने कुछ दोस्तों को भी लेकर आए थे, जिसमें से कई इंडस्ट्री में बड़े नाम भी हैं, जैसे कि यश चोपड़ा। उनकी सबसे चर्चित और पसंदीदा फिल्मों की बात करें तो उनमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मिस्टर इंडिया, गदर एक प्रेम कथा, इंडियाना जोन्स, चाची 420, नायक और करण अर्जुन आदि हैं। उनका मानना था कि और नई जनरेशन के एक्टर के लिए उनकी सीख थी कि एक अच्छी बॉडी आपको एक अच्छा एक्टर नहीं बनाती है। 12 जनवरी
जनवरी 2005 में ब्रेन ट्यूमर के कारण 72 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद 2006 में उनकी आखिरी फिल्म कच्ची सड़क रिलीज हुई थी। चूँकि आप असल जिंदगी में एक विलन नहीं है, इसलिए विलन के किरदारों में प्रसिद्ध होना बहुत कठिन है। ये कहना था हमारे सबके चहीते विलन अमरीश पुरी जी का। यही कारण है दोस्तों कि आज उनके निधन के इतने सालों बाद भी हम उन्हें याद करते हैं। तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि अमरीश जी की आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है। तो दोस्तों हमारी वीडियो बस यहीं तक थी और हमारी आज की राइटर है ऋचा गर्ग। जानिए कौन है गुलशन राय, जानिए उनकी कामकाजी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। सलीम जावेद को पहचान कब मिली? गुलशन राय भारतीय सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्माता और वितरक है। उन्होंने 1970 के दशक में यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और 1990 के दशक में अपने बेटे राजीव द्वारा निर्देशित कई सफल फिल्मों में निर्माण किया था। गुलशन राय का जन्म 2 मार्च 1944 को लाहौर, पंजाब जो पाकिस्तान में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद वे 1947 में बॉम्बे चले आए थे। उन्होंने दिल्ली फिल्म उद्योग में एक वितरक के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1970 में उन्होंने अपने उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स की शुरुआत की और फिल्म है जॉनी मेरा नाम से निर्मित थी और जिसमें देवानंद, हेमा मालिनी, प्राण, जीवन और प्रेमनाथ जैसे कलाकार थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही। 1970 में दशक में यश चोपड़ा निर्देशित और उनके द्वारा निर्मित फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को एक सुपरस्टार बनाया। लेखक जोड़ी सलीम जावेद के लिए सफल करियर की नींव रखी। कुछ खास फिल्में 1975 की दीवार, जिसमें ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, अनिरूप रॉय, नीतू सिंह, परवीन बॉबी जैसे कई स्टार्स थे। इसके बाद 1978 के अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, शशि कपूर, राखी, हेमा मालिनी स्टार फिल्म त्रिशूल थी और फिल्म एक बहुत सुपरहिट रही। 1980 और 90 के दशक में उन्होंने अपने बेटे राजीव रॉय द्वारा निर्देशित एक्शन की शैली में फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें 1982 की दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, संजीव कुमार, संजय दत्त और पदीनी कोलबूरे स्टार थे। सुभाष घई और द्वारा निर्देशित और विधाता शामिल थी। फिल्म जबरदस्त हिट रही। इस फिल्म के बाद से उनकी फिल्मों में अंतिम संगीत के लिए जाना जाती थी। इसमें कल्याणी जी और आनंद जी की जोड़ी, बाद में विजू शाह द्वारा रचित संगीत शामिल था। ये फिल्में थी 1989 की त्रिदेव, 1992 की विश्वात्मा, 1994 की मोहरा और 1997 में आई गुप्त जैसी फिल्में हैं। हालांकि 2000 के दशक में राजीव की फिल्में प्यार, इश्क और मोहब्बत और असंभव के साथ त्रिमूर्ति फिल्म्स को असफलताओं का सामना करना पड़ा। फिल्म जो दोनों फिल्में थी अर्जुन रामपाल के नायक के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो बिल्कुल फ्लॉप रही और असमर्थ रही। 80 के उम्र में लंबी बीमारी के चलते 11 अक्टूबर 2004 को मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। आगे की फिल्मों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। क्या वजह थी जब अनिल कपूर सुभाष घई का पीछा करते थे? क्या सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को फिल्में करने से मना कर दिया था? क्यों भरी मीडिया में सुभाष घई ने संजय दत्त को खरी खोटी सुनाई? 1981 में आई फिल्म विधाता उस समय की सबसे हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म में दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, संजीव कुमार, संजय दत्त, पदिनी कल्होपुरे, सुरेश ओबरॉय, अमरीश पुरी और सारिका जैसे कई चरित्र कलाकार थे। इसे सुभाष घई ने निर्देशित किया था, जबकि गुलशन राय की प्रोडक्शन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स के तहत इसे प्रोड्यूस किया गया था। आइए आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बताते हैं। 80 के दशक की शुरुआत में दिलीप कुमार बड़े एक्टर थे जो फिल्मों में मेन और महत्वपूर्ण किरदार निभाते थे। फिल्म स्वामी दादा में जैकी श्रॉफ की एक्टिंग देखने के बाद सुभाष ने उन्हें विधाता में लेना चाहते थे, पर जब वे उनसे मिले तो उन्हें यह फिल्म ना करने को कहा। यहाँ तक कि किसी भी फिल्म में सपोर्टिंग रोल ना करने को कहा और उनका इंतजार करने को बोला। जैकी ने उनकी यह बात मानी और फिर 1983 में उनके साथ आई फिल्म हीरो ब्लॉकबस्टर रही। सालों से इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी यह फिल्म पहली फिल्म थी जब शम्मी कपूर और दिलीप कुमार ने साथ में काम किया। हालांकि इसके बाद सुभाष ने कहा हीरो में भी शम्मी, दिलीप और अमरीश पुरी का साथ में कास्ट किया। यह पहली बार था जब कादर खान ने दिलीप कुमार के साथ डायलॉग लिखे। सुरेश ओबरॉय रहे थे और संजय दत्त और सारिका ने पहली और आखिरी बार इस फिल्म में साथ काम किया। संजय दत्त का ड्रग एडिक्शन उस समय ऊंचाइयों पर था, जिसके कारण सुभाष को शूटिंग के दौरान काफी परेशानियां होती थी। इसी के चलते उन्होंने हीरो में संजय को ना लेने का फैसला किया। यह पहली और आखिरी बार था जब बॉलीवुड के 3 लेजेंड्स शम्मी कपूर, दिलीप कुमार और संजीव कुमार साथ में नजर आए। एक्टर अनिल कपूर को आदत थी कि वह हर सेट पर जाकर सुभाष घई से मिलते थे और उन्हें कहते थे कि फिल्म की कास्टिंग करते समय उन्हें ध्यान में रखे। उसके दौरान गुलशन राय की नजर उन पर पड़ी और वह उनकी निष्ठा और मासूमियत देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनसे उन्हें किसी फिल्म में लेने को वादा किया।
जिसे आगे चलकर उन्होंने युद्ध में निभाया। जब राज किरण के साथ फिल्म छोड़ने पर वह अनिल को मिले। 1981 में गुलशन ने 2 फिल्में विधाता और युद्ध के साथ में प्रोडक्शन की। फिल्म की अधिकतर शूटिंग आगरा में हुई थी, जो दिलीप कुमार को दिखाकर घर पर बनाया गया था। अब असल में मुगल जो शेराटन होटल है तो ताजमहल के पास है। जो पदीनी और सुभाष के साथ यह एक इकलौती फिल्म है और फिल्म में गाना 7 सहेलियां अशिष्ट होने के कारण विविध भारती से बैन कर दिया था। इस फिल्म के बाद सुभाष ने सारिका और संजय दत्त को मीडिया में खूब खरी खोटी सुनाई। सारिका के बारे में उन्होंने कहा कि वह ऐसी एक्टिंग कर रही हैं जैसे फिल्म में होकर कोई एहसान कर रही है। संजय ने लिए उन्होंने कहा कि उनमें बुद्धि और अखंडता नहीं है। ड्रग्स पर होने के कारण में हमेशा ही जो प्रोड्यूसर से बदतमीजी करते रहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इन बातों के बारे में नहीं पता होगा और आप भी इन्हें जानकर उतने ही हैरान हुए होंगे जितना कि हम। अपने विचार हमें लिखकर जरूर भेजिए। बॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हम तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में जानिए जंगली बॉय की 5 बेस्ट फिल्मों के बारे में। आखिर क्यों कहते हैं शम्मी कपूर को याहू मैन? आखिर किसकी हसीन जुल्फों को देख उन्होंने कहा था ये चांद सा रोशन चेहरा? तो दोस्तों नमस्कार, सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। अपनी जबरदस्त फॉर्मुलैटिक फिल्मों के बावजूद उनका खंबे की तरह सीधा कड़कर चलने का अंदाज, उनका हेयर स्टाइल, इन सब ने उनके लिए आकर्षण का काम किया। बागी सितारा कहे जाने वाले इस एक्टर ने सफलतापूर्वक दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद की बहुचर्चित ब्लॉकबस्टर तिगड़ी को तोड़कर अपनी जगह इंडस्ट्री में बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के जंगली बॉय यानी कि शम्मी कपूर की। आइए आज हम इस सदाबहार अभिनेता की कुछ खास फिल्मों से आपका परिचय करवाते हैं। तो पहली आती है तुमसा नहीं देखा। दोस्तों बता दूं कि तुमसा नहीं देखी मूवी 1957 में बनी थी। नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने स्ट्रगलिंग स्टार शम्मी कपूर को एक चमकते सितारे की पहचान दिलाई। इनमें से उनके साथ अमिता और सुपरस्टार प्राण भी थे। फिल्म बदले की एक कहानी है जिसमें कुछ प्रतिरूपण डाला गया है। पहले ये देवानंद को ऑफर हुई थी, पर उनके मना करने के बाद शम्मी जी को ये फिल्म मिली और ये भाग्यशाली हो गए। फिल्म के सभी गाने बहुत प्रसिद्ध हैं। इसमें रोमांस, सस्पेंस, मिस्ट्री, ड्रामा, मतलब सब कुछ ही था। दूसरी आती है मूवी जंगली। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी 1961 में बनी थी। सुबोध मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शम्मी जी के अलावा सायरा बानो जो कि एक डेब्यूटेंट थी, शशिकला, अनूप कुमार और ललिता पवार जैसे कलाकार भी थे। दोस्तों बता दूं कि फिल्म में वो एक खड़ूस अमीर इंसान की भूमिका निभाते हैं जिसके घर में उसकी माँ की ही कही हर बात मानी जाती है। फिर एक बार बर्फीली आंधी में फंसने पर उसे कश्मीर की एक लड़की से यानी कि सायरा बानो से प्यार हो जाता है। तब उसे समझ आता है कि जिंदगी सिर्फ अनुशासन और नियमों पर नहीं चलती बल्कि उसे तोड़ना ही असल जीवन है। फिल्म का गाना चाहे कोई मुझे जंगली कहे याहू, इस पर शम्मी जी के स्टेप्स आज भी लोग याद करते हैं और नाचते हैं। तो तीसरी मूवी आती है कश्मीर की कली जो कि 1964 में बनाई गई थी। शम्मी कपूर, डेब्यूटेंट शर्मिला टैगोर, प्राण और नाजिर हुसैन स्टारर इस फिल्म का निर्देश शक्ति समानता ने किया था। फिल्म में बॉलीवुड के इतिहास के बेस्ट गाने जैसे ये चांद सा रोशन चेहरा, सुहान अल्लाह, हसीन चेहरा, दीवाना हुआ बादल थे जिन्हें आज भी दोहराया जाता है। उस साल इसने सबसे ज्यादा कमाई फिल्मों में अपनी जगह बनाई और ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। दोस्तों हमारी चौथी फिल्म है तीसरी मंजिल जो कि 1966 में बनी थी। दोस्तों बता दूं कि शम्मी कपूर, आशा पारेख, हेलन, प्रेम चोपड़ा, प्रेमनाथ स्टारर इस फिल्म का निर्देशन विजय आनंद ने किया था। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा जैसे कई प्रसिद्ध गाने इस फिल्म में थे। आज भी इन गानों पर सब थिड़कते हैं। यादगार जोड़ी, गाने, लुभानी लोकेशन, मिस्ट्री, स्क्रिप्ट और सबसे ज्यादा शम्मी कपूर जी की अदाकारी के लिए फिल्म 25 मोस्ट वॉच फिल्मों में शामिल है। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारी 5वीं फिल्म है एन इवनिंग इन पेरिस जो कि 1967 में बनाई गई थी। शक्ति समानता द्वारा निर्देशित और शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर, राजेंद्र नाथ, प्राण और के.एन. सिंह स्टारर इस फिल्म की पूरी शूटिंग पेरिस में ही की गई थी। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, दीवाने का नाम न पूछो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो जैसे कई गाने इस फिल्म में थे। तो दोस्तों हमारी छठी फिल्म आती है ब्रह्मचारी जो कि 1968 में थी। सदाबहार गाने जैसे आजकल तेरे मेरे प्यारे के चर्चे हर जुबान पर और चक्के पे चक्का और दिल के झरोखों में इसी फिल्म से हैं। दोस्तों बता दूं कि शम्मी कपूर, मुमताज, प्राण, राजश्री, जगदीप, मोहन, छोटी जैसे सितारों से सजी इस फिल्म को पप्पी सोनी ने निर्देशित किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई और फिल्म फेयर समेत कई अवार्ड्स अपने नाम किए।
आज बेशक शम्मी कपूर हमारे बीच ना हो, पर उनकी सदाबहार फिल्में, उनके गाने और उन पर उनके स्टेप्स हमेशा लोगों के जहन में जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर हैं ऋचा गर्ग। तो क्या आने वाले टाइम में सुभाष घई पुरानी फिल्मों के साथ वापस आने वाले हैं और क्या नया होने वाला है उनकी इन पुरानी फिल्मों में? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे आने वाली एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसकी खबर सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जहां बॉलीवुड में एक तरफ सीक्वल ट्रेंड शुरू हो चुका है, तो वहीं कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो तैयार हो चुके हैं ऑडियंस को सीक्वल्स के साथ भरने के लिए। वहीं एक तरफ अगर बात की जाए डायरेक्टर सुभाष घई की, जो हमारे भारत के, हमारे बॉलीवुड के एक लेजेंडरी डायरेक्टर रह चुके हैं, वो आने वाले साल में ऑडियंस को पुराने समय में यानी कि 90s में, या यूं कहो फ्लैशबैक में ले जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। जहां एक तरफ सुभाष घई खलनायक 2 के साथ आने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ विधाता का सीक्वल विधाता 2 के साथ आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वही विधाता जो साल 1982 में आई थी। इस फिल्म को उस वक्त पर बहुत प्यार मिला था और इतना ही नहीं, इतनी लोकप्रियता इस फिल्म ने हासिल की थी कि इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म भी करार कर दिया गया था। इसके अलावा जब फिल्म साल 1982 में रिलीज की गई थी तो खबरें बड़ी जोर शोर से आई थी कि लोग अपने पूरे परिवार को लेकर फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने जाते थे। इतना ही नहीं, लोगों ने तो इस फिल्म को 2 या 3 बार देखा था। तभी तो ये फिल्म साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर बनी थी। इसके अलावा फिल्म के तीनों किरदार, उनको बहुत प्यार मिला था। फिल्म की कहानी को सबने बहुत चाहा था। फिल्म से जुड़े वो 3 बड़े नाम यानी कि संजय दत्त, दिलीप कुमार और पद्मिनी कोल्हापुरी और बड़े हो गए थे। लोगों को इन तीनों की एक्टिंग देखकर इतना मजा आया था कि वो लोग तो एक मौका भी नहीं छोड़ते थे इस फिल्म के एक्टर्स की तारीफ करने का। जी हाँ दोस्तों, आज के दशक में भी इस फिल्म का जिक्र होता है। आज के दशक में भी इस फिल्म के फैंस अभी भी जिंदा हैं। अगर आप लोग अपने घर में अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से इस फिल्म के बारे में बात करेंगे तो उनके मुंह से पहला अक्षर निकलेगा, भाई वाह क्या फिल्म थी। तो अब इतना प्यार इस फिल्म को मिलता है और वो आज के दशक में फिल्म वापस लाई जाए तो हम खुश कैसे ना हो। जी हाँ दोस्तों, विधाता जैसी कल्ट फिल्म को वापस देखने की एक्साइटमेंट हम सभी के मन में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस फिल्म में भी क्या वही 3 पुराने किरदार नजर आएंगे? जहां एक तरफ फिल्म खलनायक में हम उन्हीं तीनों किरदारों को वापस देखने वाले हैं, क्या इस फिल्म में भी वही 3 किरदार हमें वापस नजर आएंगे? लेकिन दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि फिल्म के एक मेन किरदार यानी कि दिलीप कुमार, उनकी तबीयत उनकी बढ़ती उम्र के साथ खराब होती जा रही है। तो इस वजह से ऐसा नहीं लग रहा है कि दिलीप कुमार इस फिल्म का हिस्सा बन पाएंगे। तो क्या सुभाष घई इस फिल्म को दिलीप कुमार के बगैर आगे बढ़ाएंगे? क्या वो इस फिल्म में सिर्फ संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरी को लेकर फिल्म को आगे बढ़ाएंगे, या फिर लाएंगे एक पूरी नई कास्ट? तो दोस्तों, जहां मैंने नई कास्ट की बात की है तो उससे जुड़ी एक खबर और सामने आई है। खबरों की माने तो फिल्म से जुड़े एक नए स्टार यानी कि टाइगर श्रॉफ का नाम सामने आया है। टाइगर श्रॉफ को मेकर्स इस फिल्म में लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस बात पर कोई खास मोहर नहीं लगी है। तो क्या आने वाले समय में हमें इस फिल्म में सारे नए किरदार नजर आएंगे, या पुराने 2 किरदारों के साथ और किरदारों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा? और अगर सारे नए किरदार आएंगे तो फिल्म की कहानी को डायरेक्टर सुभाष घई आगे कैसे बढ़ाएंगे? फिल्म के उस पुराने एसेंस को जिंदा कैसे रख पाएंगे? तो दोस्तों, ये सब देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। अब फिल्म को इतना प्यार मिला था, वो फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी, तो दोस्तों इस फिल्म से भी दर्शकों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म से जुड़ी तमाम बातें। अगर आपको बॉलीवुड की और फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हासिल करनी है तो हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ बने रहिए। तब तक के लिए मैं क्या 90s की पुरानी फिल्में आने वाले साल में वापस आने वाली हैं? क्या इन पुरानी फिल्मों के नए सीक्वल में वही पुराने किरदार नजर आने वाले हैं? तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूं, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के आने की जिसकी आने की खबर आप लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं की होगी। या सच बताऊं, मुझे बड़ी खुशी होती है आज के दौर में उन लोगों को देखकर जो आज भी उन पुरानी फिल्मों को पसंद करते हैं। मैं खुद भी पुरानी फिल्मों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और आखिर पुरानी फिल्में पसंद कैसे ना आए भाई किसी को। इन फिल्मों में इंडियन कल्चर को इतनी अच्छी तरीके से दिखाया जाता था कि हमारे दिलों में हिंदुस्तान हमेशा जिंदा रह जाता था। अब आजकल के दौर में ज़रा ऐसी फिल्में मिसिंग हैं। आजकल सब कुछ अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड चलता है।
तो कहीं ना कहीं हमारे भारत का एसेंस इन फिल्मों में मिस हो जाता है। तो भाई अगर मैं बताऊं कि आज के दौर में भी मेकर्स पुरानी फिल्मों के सीक्वल लाने के बारे में सोच रहे हैं तो शायद आपको ये सुनकर खुशी होगी। वैसे तो बॉलीवुड में भी फुल सीक्वल ट्रेंड चल रहा है, तो इस सीक्वल ट्रेंड के अंदर बहुत सारे मेकर्स अपनी फिल्मों के सीक्वल लाने वाले हैं। अब जैसे सुभाष घई हैं, वो तो पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं ऑडियंस को सरप्राइज करने के लिए, ऑडियंस को फ्लैशबैक में ले जाने के लिए। वो ऑडियंस के लिए अपनी पुरानी फिल्में वापस लाने के लिए तैयार बैठे हैं। जहां एक तरफ वो खलनायक के सीक्वल पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विधाता 2 लाने वाले हैं। जी हाँ, 1982 की सुपरहिट फिल्म विधाता के सीक्वल के साथ आने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम विधाता 2 के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, ये ऐसी फिल्म थी जिसकी तरह की फिल्म हमने आज तक नहीं देखी। ये फिल्म इतनी उम्दा थी, इस फिल्म को इतना प्यार मिला था और इतनी ज़्यादा मशहूर भी हुई थी। ना सिर्फ इस फिल्म की कहानी बल्कि इस फिल्म के तीनों किरदार, उन्हें भी बहुत तारीफ़ें मिली थी। दुनिया भर में, देश भर में ये फिल्म बहुत फेमस हो गई थी। जब विधाता 2 आई थी तो संजय दत्त, दिलीप कुमार और पद्मिनी कोल्हापुरी, इनकी एक्टिंग को देखकर लोग इतने इम्प्रेस हुए थे कि सिनेमा घर जा जाकर या फिर यूँ कह लो बड़े पर्दे पर जा जाकर फिल्म को बार बार देखा करते थे। और इतना ही नहीं, अपने पूरे परिवार को ले जाकर उस फिल्म को देखा करते थे। इस फिल्म को इतनी लोकप्रियता हासिल हुई कि ये फिल्म साल 1982 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। और इतना ही नहीं, इस फिल्म को हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। और दोस्तों, साथ साथ इस फिल्म ने एक बहुत बड़ा टाइटल हासिल किया। इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर करार कर दिया गया। भाई इतनी बड़ी फिल्म, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म, और अब आने वाला है उसका सीक्वल। तो पहले तो जिन लोगों ने विधाता नहीं देखी, प्लीज जाकर देखिए, वरना आप लोग गिल्ट में रह जाएंगे। तो एक काम करिए, गिल्ट में रहने से बेहतर है अभी जाइए, मतलब ये वीडियो खत्म कर जाइए और उसके बाद विधाता देखिए, क्योंकि विधाता 2 भी आने वाली है। लेकिन क्या विधाता 2 में वही पुराने किरदार होंगे? तो दोस्तों, अभी इस बारे में मेकर्स ने कोई खास खबर नहीं दी है। और साथ साथ सूत्रों के मुताबिक दिलीप कुमार, इस फिल्म के जो लीड एक्टर्स में से एक थे, उनकी तबीयत उनकी बढ़ती उम्र के साथ खराब होती जा रही है। तो इस खबर के मुताबिक दिलीप कुमार को इस फिल्म में नहीं लिया जाएगा। और अगर बात की जाए फिल्म की और एक्टर्स की, तो उनकी तरफ से भी अभी तक मेकर्स को कोई खास जवाब नहीं मिला है। तो दोस्तों, अब ये देखना बाकी होगा कि क्या इस फिल्म को दिलीप कुमार के बगैर आगे बढ़ाया जाएगा या फिर इस फिल्म में मेकर्स एक पूरी नई कास्ट को लाएंगे, वो भी एक पूरी नई कहानी के साथ। वैसे अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मेरे को नहीं लगता कि फिल्म की नई कहानी लाना एक अच्छा रिस्क होगा, क्योंकि ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी को ही तो सबसे ज़्यादा प्यार मिला था। तो अब कहानी छोड़ देंगे तो क्या मेकर्स के लिए ये डिसीजन सही रहेगा? और वैसे मेकर्स की माने तो उन्होंने इस फिल्म में एक नए एक्टर का नाम तो हम सभी के आगे डिस्क्लोज कर दिया है, और वो एक्टर और कोई नहीं दोस्तों, टाइगर श्रॉफ हैं। जी हाँ, टाइगर श्रॉफ जहां हमें एक तरफ खलनायक 2 में भी दिखने वाले हैं, वहीं विधाता के लिए भी उनका नाम सामने आया है। तो अब ये देखना बाकी होगा कि क्या ये फिल्म टाइगर श्रॉफ को लेकर फिल्म की पुरानी कहानी के साथ जस्टिस कर पाएगी। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि फिल्म की पुरानी कहानी को ही आगे बढ़ाना चाहिए या कोई नई कहानी लानी चाहिए? तो आप सभी प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी तमाम बातें। अगर आपको बॉलीवुड की और फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हासिल करनी है तो हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ बने रहिए। तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।